डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी हमारे द्वारा एडिट, अनुवादित और अनुकूलित की गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, घटनाएं और स्थान पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित है। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता मिलती है तो वो मात्र संयोग है। और सबसे जरूरी बात, ये कहानी यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसका संपादन और अनुवाद विशेष रूप से हमारे द्वारा किया गया है। एपिसोड 241 भूमि संकोचन में सफलता, पवन वज्र महाशून्य पद चाल में सुधार। मोहन भारद्वाज और अन्य दो लोगों की खूंखार राक्षस के साथ लड़ाई पूरे 1 घंटे तक चली। अंत में राक्षस की शक्ति समाप्त हो गई और वह उन तीनों को छोड़कर चला गया। तीनों ने उसका पीछा नहीं किया, बल्कि राक्षस को जाने दिया, और उन तीनों की आंखों में थकान की एक झलक थी। मोहन भारद्वाज का शरीर डगमगाया और वह आदित्य सिंह के पास आ गया। उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, आदित्य, तुम कुछ समय के लिए मेरे यहाँ क्यों नहीं रुक जाते? अगर आदित्य सिंह ने युविका का स्पष्टीकरण नहीं सुना होता तो वह उलझन में पड़ जाता, लेकिन अब वो स्वाभाविक रूप से समझ गया कि मोहन भारद्वाज का क्या मतलब है। जैसे ही वो सहमत होने वाला था, युविका की आवाज गूंजी, छोटे भाई, मैं कल कहीं जा रही हूँ। वहां जाने और वापस आने में 2 महीने से अधिक का समय लगना चाहिए। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? जब मोहन भारद्वाज ने ये सुना तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने जल्दी से आदित्य सिंह को आंख मारी। वो अच्छी तरह जानता था कि यह निश्चित रूप से आदित्य सिंह के लिए एक दुर्लभ अवसर था। आदित्य सिंह भी चौंक गया और उसने युविका की ओर देखा। दूसरे व्यक्ति का चेहरा अभी भी ठंडा था, जिसमें कोमलता का कोई निशान नहीं था, और उसकी काली आंखें दो रसातल की तरह थीं, जो अपने आसपास की हर चीज को निगल रही थीं। ठीक है, आदित्य सिंह ने एक गहरी सांस ली और जल्दी से सहमति दे दी। युविका के चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था। उसने बात करना बंद कर दिया, एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे अंतरिक्ष की बाधा को पार करके चली गई। मोहन भारद्वाज ने आदित्य सिंह के कंधे पर थपथपाया, उसके चेहरे पर एक विशेष मुस्कान दिखाई दी और फिर वो मुड़कर चला गया। चारों लोगों को एक के बाद एक जाते देख आदित्य सिंह अपने निवास पर लौट आया। वह जानता था कि आज रात यहाँ सुरक्षित था। उसने सिस्टम पटल की जांच की और सोचा कि उसके पास अभी भी कई वर्षों की साधना बची है जिसका उसने उपयोग नहीं किया है, इसलिए उसने इसका उपयोग करने का निर्णय लिया। सिस्टम, बची हुई साधना का उपयोग पवन वज्र महाशून्य पद चाल का अभ्यास करने के लिए करो। बैककोट, स्वामी अपनी साधना के 8वें वर्ष में हैं। भूमि संकोचन के गहरे अर्थ के बारे में उनकी समझ गहरी हो गई है। उनकी पवन वज्र महाशून्य पद चाल में और सुधार हुआ है, जिससे उनकी कुल गति 20% बढ़ गई है। बैककोट। जब आदित्य सिंह ने सिस्टम की आवाज सुनी तो उसकी आंखें थोड़ी चमक उठी और फिर अनगिनत अंतर्दृष्टियां उसके मन में भर गईं। एक धूप बत्ती जलने जितने समय के बाद उसने अपनी आंखें खोली, हवा और वज्र की ध्वनि गूंजी और उसका शरीर परछाइयों की एक पंक्ति में बदल गया। जब वो दोबारा प्रकट हुआ तो वह पहले ही 100 गज दूर था। आदित्य सिंह की आंखें चमक उठी। जैसा कि सिस्टम ने कहा था, उसकी कुल गति 20% बढ़ गई थी। इस 20% को कम मत समझो, ये बहुत उल्लेखनीय है। यद्यपि आदित्य सिंह को लगा कि वह शायद उसी स्तर पर मौजूद युविका दीदी से तेज नहीं हो सकता, यह एक तथ्य था कि उसने प्रगति की थी। आदित्य सिंह कमरे में वापस आया और पालथी मारकर बैठ गया। उसने युविका की कही बातों के बारे में सोचा और उसकी आंखों में एक चमक दिखाई दी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और फिर एक विचार के साथ उसकी विशाल आत्मा प्रकट हुई। बैंगनी भवन में अंतहीन घूमती बैंगनी ऊर्जा को देखते हुए आदित्य सिंह ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा कि युविका के पास उससे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। जैसे ही उसका मन चला, उसकी विशाल आत्मा धीरे धीरे बैंगनी भवन में डूब गई। बैंगनी भवन जोर से कांपा और अंतहीन बैंगनी ऊर्जा आदित्य सिंह की ओर दौड़ी और फिर उसकी आत्मा में प्रवेश कर गई। एक बैंगनी पट्टिका बैंगनी भवन से ऊपर उड़ी। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया कर पाता, बैंगनी पट्टिका प्रकाश की एक धारा में बदल गई और सीधे उसकी मूल आत्मा की भौहों के केंद्र में चली गई। उसकी आत्मा कांपी और फिर बढ़ने लगी। बस एक पल में ये फिर से दोगुनी हो गई। आदित्य सिंह को एक पूर्वाभास हुआ कि इस क्षण उसकी आत्मा की तुलना 9वें स्तर के आत्मा पृथक्करण अवस्था के विशेषज्ञ से की जा सकती है, या शायद उससे भी अधिक शक्तिशाली। उसी समय उसका बैंगनी भवन बदलने लगा। पूरा बैंगनी भवन कांपने लगा और विशाल पर्वत बाहर की ओर फैलने लगा। बैंगनी भवन भी लगातार फैल रहा था। कुछ ही सांसों में बैंगनी भवन ने फिर से ऊर्जा केंद्र को भर दिया और लगभग ऊर्जा केंद्र के साथ विलीन हो गया। आपको पता होना चाहिए, सामान्य रूप से बैंगनी भवन ऊर्जा केंद्र का केवल 1/3 या 1/4 हिस्सा ही घेरता है। आदित्य सिंह जैसे किसी व्यक्ति के लिए सीधे पूरे ऊर्जा केंद्र पर अधिकार कर लेना अत्यंत दुर्लभ है। उसका बैंगनी भवन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी मूल आत्मा के प्रवेश के कारण वो पुनर्जीवित हो गया हो
और एक भयानक तेज से भर गया हो। पर्वत के शीर्ष पर त्रिपाद स्वर्णकाक और भी अधिक ठोस हो गया और उसके शरीर से एक भयानक तेज निकला। आदित्य सिंह का मन चला और उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति उसकी नाड़ियों और शिराओं के माध्यम से आगे बढ़ी, जो वास्तव में पहले से तेज थी। उसकी आंखें चमकदार थीं। सौभाग्य से उसने अपनी वरिष्ठ बहन से पूछा, अन्यथा अगर वह खुद ही इसका पता लगाने पर निर्भर रहता तो उसे नहीं पता कि वह अंततः कब समझेगा। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया। आज रात उसने बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग किया था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। आदित्य सिंह खड़ा हुआ, दरवाजा खोला और देखा कि बूढ़े कुलपति आंगन में आराम कुर्सी पर लेटे हुए हैं। उसे नहीं पता कि वो उन्हें कब मिले थे। उनकी आंखें बहुत जटिल थीं। कुलपति, सुप्रभात। आदित्य सिंह ने बूढ़े कुलपति का अभिवादन किया और फिर धीरे धीरे आंगन में चला गया। बूढ़े कुलपति ने अपनी आंखें खोली, आदित्य सिंह पर एक नजर डाली, फिर सिर हिलाया और फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। प्राणघातक त्रितलवार का ध्यान से अध्ययन करो और तुम्हें कुछ अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। जैसे ही आदित्य सिंह जाने के लिए मुड़ा, बूढ़े कुलपति के शब्द गूंजे। जब आदित्य सिंह ने ये सुना तो उसने जल्दी से सिर हिलाया, फिर बूढ़े कुलपति की ओर मुठियां बांधी और चला गया। जल्द ही उसने इस रक्षात्मक बाधा को पार किया और युनचुवान अकादमी पहुंच गया। सुबह हो चुकी थी और सड़क लगभग नग्न आंखों से दिखाई दे रही थी। आदित्य सिंह ने चारों ओर देखा और देखा कि बहुत से लोग पालथी मारकर बैठे हैं, चुपचाप सुबह होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि बहुत से लोग मेरी तरह सुबह के अभ्यास को बहुत महत्व देते हैं। जब उन्होंने आदित्य सिंह को देखा तो कई लोगों के चेहरे थोड़े बदल गए, क्योंकि उन्हें वीर प्रताप की दयनीय स्थिति याद आ गई। किसी ने भी इस नए छात्र को कम आंकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसने अपनी ताकत से खुद को पहले ही साबित कर दिया था। अमर साधना की दुनिया में शक्तिशाली का सम्मान किया जाता है, यह एक शाश्वत सत्य है। वीर प्रताप ने पहले दूसरे पक्ष को उकसाया, उसे अपनी ताकत से कुचलना चाहा, अब उसे अधमरा कर दिया गया था। यह उसकी अपनी गलती थी। यद्यपि कुछ लोगों ने सोचा कि आदित्य सिंह क्रूर था, अधिकांश लोगों ने महसूस किया कि सब कुछ सामान्य था और आदित्य सिंह ने कुछ भी गलत नहीं किया था। अगर आदित्य सिंह हार जाता तो वीर प्रताप भी शायद वही करता। आदित्य सिंह को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने कई अपरिचित चेहरों को सिर हिलाकर उसका अभिवादन करते देखा, लेकिन उसने फिर भी जवाब में थोड़ा सिर हिलाया। वो सीधे साधना मीनार पर आया, उसकी आंखें चमक रही थीं। वो बहुत समय से यहाँ प्रवेश करना चाहता था। सिस्टम, प्रवेश करो। बैकवर्ड, डिंग। युनचुवान अकादमी साधना मीनार में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। पुरस्कार में 16 वर्ष की साधना और जोड़ 16 सौभाग्य अंक मिले। बैकवर्ड। आदित्य सिंह की आंखें चमक उठी। इस जगह ने उसे सचमुच निराश नहीं किया। सिस्टम, 16 साल की साधना का उपयोग पवन वज्र महाशून्य पदचाल का अभ्यास करने के लिए करो। बैकवर्ड, स्वामी अपनी साधना के तीसरे वर्ष में हैं और उन्होंने आधिकारिक तौर पर भूमि संकोचन के रहस्य में महारत हासिल कर ली है। वो 100 गज के भीतर भूमि संकोचन का प्रदर्शन कर सकते हैं। बैकवर्ड। बैकवर्ड, स्वामी 16 वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं और उन्होंने भूमि संकोचन की कला में महारत हासिल कर ली है। अब वो इस तकनीक का प्रदर्शन 1000 गज के भीतर कर सकते हैं। उनकी पवन वज्र महाशून्य पदचाल की गति में 50% की और वृद्धि हुई है। बैकवर्ड। जैसे ही सिस्टम की आवाज समाप्त हुई, अंतहीन अंतर्दृष्टियां उसके मन में आ गईं। आदित्य सिंह ने महसूस किया कि जब तक वह सोचेगा, वह सीधे 1000 गज की दूरी तय कर सकता है। यह एहसास अजीब था, लेकिन वह गलत नहीं हो सकता था। अगर यहाँ इतने सारे लोग नहीं होते तो वह अपने वर्तमान परिणामों को सत्यापित करने के लिए तुरंत पवन वज्र महाशून्य पदचाल का उपयोग करना चाहता। नव वज्र पर्वत युनचुवान अकादमी से हजारों मील दूर है। ये लिंगताई प्रदेश और जियांगछुआन प्रदेश के संगम पर स्थित है और यह एक निषिद्ध क्षेत्र भी है। नव वज्र पर्वत के ऊपर वज्र मेघ कभी नहीं छटते थे और समय समय पर आकाश से एक बिजली गिरती और नव वज्र पर्वत पर टकराती थी। नव वज्र पर्वत के जंगल में एक पुरुष और एक महिला, दो आकृतियां तेजी से आगे बढ़ रही थीं। वे आदित्य सिंह और युविका थे। आदित्य सिंह ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि युविका उसे यहाँ लाएगी। वह अपने पिछले जीवन में इस स्थान पर गया था, लेकिन 100 साल बाद उसकी साधना पहले ही बैंगनी भवन अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। पिछले जीवन में यहाँ आने का कारण ये था कि यहाँ एक शक्तिशाली व्यक्ति की एक विशेष गुफा प्रकट हुई थी। इसी गुफा में उसे बैंगनी ऊर्जा दहन कला प्राप्त हुई थी। आदित्य सिंह ने वास्तव में समय निकालकर यहाँ आने और एक नज़र डालने के बारे में सोचा था, लेकिन उसे कभी मौका ही नहीं मिला। वो और युविका कई दिनों से यात्रा कर रहे थे और युविका का व्यक्तित्व वास्तव में ठंडा था।
जब तक वह रास्ते में नहीं बोलता, युविका भी कभी नहीं बोलती थी और उसकी कोई मानसिक गतिविधि नहीं होती थी। आदित्य सिंह कभी कभी युविका का सिर खोलकर देखना चाहता था कि वह इतनी शुद्ध कैसे हो सकती है। उसने मूल रूप से सोचा था कि मन संवेदी यंत्र से जुड़ने के बाद वह बहुत सारी रोचक बातें सुन पाएगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि इसका लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि युविका का हृदय उसकी उपस्थिति की तरह ही ठंडा और भयानक है। आदित्य सिंह को स्वाभाविक रूप से नहीं पता था कि युवराज उनके सिर के ऊपर उनका पीछा कर रहा था। युविका दीदी, क्या आप पहले कभी नववज्र पर्वत आए हैं? ये देखकर कि युविका बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे नववज्र पर्वत की गहराइयों में भाग रही थी, आदित्य सिंह पूछने से खुद को रोक नहीं सका। युविका का चेहरा ठंडा था, लेकिन उसने अपनी गति धीमी नहीं की। उसने अपनी बाईं उंगली से इशारा किया और सीधे एक खूंखार राक्षस के गले को छेद दिया। ये खूंखार राक्षस बड़ा नहीं है, केवल एक मुट्ठी के आकार का है, लेकिन इसके चार सामने के दांत हीरे की तरह मजबूत हैं, और यह एक आध्यात्मिक शस्त्र को भी एक ही बार में काटकर टुकड़े टुकड़े कर सकता है। मैं यहाँ नहीं आई हूँ, लेकिन मैंने नववज्र पर्वत की मणिपट्टिकाएं देखी हैं। युविका ने ठंडे स्वर में कहा, उसके शब्दों में भावना का कोई निशान नहीं था। आदित्य सिंह मूल रूप से दूसरे पक्ष से पूछना चाहता था कि वह यहाँ क्यों आया है, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसने हार मान ली। लेकिन इसी क्षण युविका अचानक बोली, नववज्र पर्वत दक्षिण पश्चिम का सबसे प्रसिद्ध वज्र पर्वत है। ये हजारों वर्षों से ऐसा ही बना हुआ है। छोटे भाई, तुम इसे महसूस कर सकते हो, यहाँ की जमीन बाहर की तुलना में 10 गुना अधिक कठोर है। मेरे परिवार के बुजुर्गों ने गणना की है कि यहाँ वज्र का एक उद्गम पैदा होना चाहिए। यह मेरे लिए बहुत काम आएगा। मैं इस बार वज्र के इस उद्गम को इकट्ठा करने आई हूँ। जब आदित्य सिंह ने युविका का परिचय सुना तो वो अत्यंत चौंक गया। उद्गम की शक्ति हमेशा सबसे भयानक शक्ति रही है। सरलता की ओर लौटना और उद्गम की ओर लौटना एक ऐसी शक्ति है जिसे केवल परम ज्ञानी ही नियंत्रित करने के योग्य हैं। देवलोक में भी कुछ ही लोग उद्गम की शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। जल का उद्गम पानी की एक बूंद सागर में बदल सकती है। अग्नि का उद्गम आग की एक लपट आकाश को जला सकती है। हर तरह की उद्गम शक्ति के अनंत जादुई उपयोग होते हैं। एक बार परिष्कृत हो जाने पर आपके पास वास्तव में इस क्षेत्र में बोलने का अधिकार होगा। एक बड़े परिवार द्वारा मुख्य सदस्यों का प्रशिक्षण स्वाभाविक रूप से आदित्य सिंह जैसे किसी व्यक्ति की तुलना में अतुलनीय है जो एक छोटी संस्था में पैदा हुआ था। न केवल उन्हें बचपन से ही सर्वोत्तम संसाधन मिले हैं, बल्कि उन्होंने अपनी अजेयता की नींव भी रखी है। ये झूठ होगा अगर आदित्य सिंह कहे कि उसे ईर्ष्या नहीं हुई। यद्यपि उसे ईर्ष्या थी, उसके हृदय में अपनी आकांक्षाएं थीं। युविका दीदी, मुझे आपके शरीर में एक भयानक शक्ति महसूस होती है। क्या वह भी उद्गम की शक्ति है? आदित्य सिंह ने युविका के साथ अपनी 2 लड़ाइयों के बारे में सोचा और कैसे उसने दूसरे पक्ष के शरीर में भयानक शक्ति महसूस की, इसलिए वह पूछने से खुद को रोक नहीं सका। युविका ने अपना सिर घुमाया और आदित्य सिंह पर एक नजर डाली। उसकी काली आंखों में आश्चर्य की एक झलक कौंधी। युविका ने अपना बायां हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली में धीरे धीरे पानी की एक बूंद उभरी। युविका का बायां हाथ जैड की तरह सफेद है, जिसमें लंबे और पतले बाल हैं, जो एक कलाकृति की तरह है। जिस क्षण पानी की यह बूंद युविका की हथेली में प्रकट हुई, उसके चारों ओर की आध्यात्मिक शक्ति दंगा करने लगी और अनगिनत जल गुण वाली आध्यात्मिक शक्तियां पागलों की तरह युविका की हथेली की ओर एकत्रित होने लगीं। ये जल का उद्गम है। मैंने इसे युनचुवान अकादमी की साधना मीनार के नीचे से प्राप्त किया था। हालांकि यह उद्गम त्रुटिपूर्ण है। इसकी वास्तविक शक्ति को पूरी तरह से साकार करने से पहले इसे 100 वर्षों तक पोषित करने की आवश्यकता है। युविका के बोलने के बाद उसने अपना बायां हाथ बंद कर लिया और पानी की बूंद तुरंत गायब हो गई। आदित्य सिंह ने युविका पर एक नजर डाली और अंत में समझ गया कि दूसरा पक्ष युनचुवान अकादमी में क्यों दिखाई दिया। पता चला कि वो जल के इस उद्गम के लिए आया था। इस क्षण स्वर्ग की इस गौरवान्वित बेटी की उपस्थिति का एक आदर्श स्पष्टीकरण है। उद्गम की शक्ति एक ऐसी चीज है जिसका सामना केवल संयोग से ही किया जा सकता है, और परमगुरु अवस्था में कुछ शक्तिशाली लोग भी इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बधाई हो, युविका दीदी। यद्यपि आदित्य सिंह को ईर्ष्या महसूस हुई, फिर भी उसने मुस्कुराकर अपनी मुठ्ठियां बांध लीं। युविका का भाव शांत था। उसने थोड़ा सिर हिलाया, फिर शांति से कहा, मैं देख रही हूं कि तुम एक अग्नि गुण वाली तकनीक का अभ्यास कर रहे हो, छोटे भाई। अगर भविष्य में तुम्हें मौका मिले, छोटे भाई, तो तुम अग्नि के उद्गम की एक किरण पाने का कोई तरीका ढूंढ सकते हो। एक बार जब तुम्हारे पास अग्नि का सार होगा, तो तुम्हारी प्रशिक्षण गति और आक्रमण शक्ति में काफी सुधार होगा। अगर तुम कुछ समय के लिए अग्नि का स्रोत नहीं ढूंढ पाते हो, तो मेरा सुझाव है कि तुम एक राक्षस अग्नि को परिष्कृत करो, जो तुम्हारी शक्ति को भी बढ़ा सकती है।
युविका को आदित्य सिंह से इतनी सारी बातें करने में कठिनाई हुई। उन्हें सुनने के बाद उसने बार बार सिर हिलाया और अपना आभार व्यक्त किया। उस रात दोनों एक खुले क्षेत्र में रुके जो नव वज्र पर्वत के केंद्र से कई सौ मील दूर था। धड़ाम धड़ाम आकाश में गर्जना हुई और समय समय पर आकाश से एक बिजली गिरी जो दोनों लोगों से हजारों फुट दूर टकराए। युविका एक बड़े पत्थर पर पालथी मारकर बैठी थी। समय समय पर पत्थर से बिजली निकलती और युविका के शरीर में प्रवेश कर जाती। आदित्य सिंह के नीचे के पत्थर का भी यही हाल है। दोनों इसके लिए मानसिक रूप से तैयार थे। आखिरकार यह एक ऐसी जगह है जहां साल भर बिजली गिरती है। यहाँ के पत्थर और यहाँ तक कि कुछ पेड़ भी बिजली ले जा रहे हैं। दोनों के बैठने के कुछ ही देर बाद पास से एक अजीब सी चीख सुनाई दी और बिजली से ढका एक छोटा प्राणी पास में ही प्रकट हुआ। जब छोटे प्राणी ने आदित्य सिंह और युविका को देखा तो वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका। इसी क्षण युविका हिली, एक भूत की तरह तेजी से छोटे प्राणी के सामने प्रकट हुई, अपना दाहिना हाथ उठाया और छोटे प्राणी को पकड़ लिया। जैसे ही छोटा प्राणी युविका के हाथ में पकड़ा जाने वाला था, अचानक एक बिजली चमकी और छोटे प्राणी की आकृति एक पल में गायब हो गई। युविका को इसकी आदत सी हो गई थी। उसने अपने शरीर की हरकतों का प्रदर्शन किया जैसे कि वो अंतरिक्ष में कूद रही हो और उसकी हरकतों का कोई निशान पकड़ना लगभग असंभव था। आदित्य सिंह के हृदय में एक ठंड सी दौड़ गई। इस गति से भले ही वो अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके पवन वज्र महाशून्य पद चाल का प्रदर्शन करता, वो पकड़ नहीं पाता। क्या ये युविका दीदी की असली गति है? हालांकि यद्यपि वह गति को नहीं पकड़ सका, उसने भूमि संकोचन की कला में महारत हासिल कर ली थी और 1000 फुट के दायरे में स्वतंत्र रूप से घूम सकता था और एक निश्चित भूमिका भी निभा सकता था। ये छोटा प्राणी इतना तेज था कि यह युविका से भी तेज था। युविका ने इसे कई बार पकड़ने की कोशिश की लेकिन हमेशा असफल रही। बस एक पल में छोटा प्राणी बिना किसी निशान के गायब हो गया। युविका आदित्य सिंह के पास लौटी। उसने बिल्कुल कोई भावना नहीं दिखाई और हाल की हार से बिल्कुल भी निराश नहीं थी। युविका दीदी, वो अभी अभी किस तरह का राक्षस था? उस छोटे प्राणी की गति इतनी भयानक थी कि वो वास्तव में युविका के हाथों से बच सकता था। वो कोई राक्षस नहीं है, ये सिर्फ वज्र के उद्गम की एक छाया है जो एक छोटे प्राणी के रूप में बदल गई है। उद्गम की शक्ति हमेशा बदलती रहती है। मैं पहले 100% निश्चित नहीं थी, लेकिन अब मैं पूरी तरह से निश्चित हूं। युविका की शांत आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी। हालांकि उत्साह की यह झलक जल्दी ही समाप्त हो गई और वह अपनी मूल शांति में लौट आए। आदित्य सिंह ने स्वाभाविक रूप से ये सब देखा, लेकिन वह युविका के शब्दों से और भी चकित था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अभी अभी जो छोटा प्राणी था वह केवल वज्र के उद्गम की एक छाया थी। उसने छोटे प्राणी की गतिविधियों के पथ को याद करने की बहुत कोशिश की और जितना अधिक उसने सोचा, उसकी आंखें उतनी ही अधिक प्रभावशाली होती गईं। जैसे ही छोटा प्राणी इधर उधर घूमता था, बिजली भी चमकती थी, लेकिन बिल्कुल भी कोई आवाज नहीं होती थी। प्रकाश की एक किरण की तरह ये लगभग बिना किसी पैटर्न के इधर उधर घूमता रहता है। क्या मैं अपनी पवन वज्र महाशून्य पद चाल में थोड़ा सुधार कर सकता हूं? इसमें कोई संदेह नहीं है कि पवन वज्र महाशून्य पद चाल तेज है, लेकिन हर बार जब इसका प्रदर्शन किया जाता है तो हवा और वज्र की ध्वनि सुनाई देती है, जो दुश्मन के लिए एक निवारक और एक अनुस्मारक दोनों है। आदित्य सिंह वास्तव में इस समस्या के बारे में बहुत समय से सोच रहा था, लेकिन उसके पास कोई सुराग नहीं था। आज उसे अचानक इस छोटे प्राणी से कुछ प्रेरणा मिली। ये सोचकर वह तुरंत पालथी मारकर बैठ गया, लगातार अपने मन में छोटे प्राणी के गतिपथ को याद करता रहा। उसे हमेशा लगता था कि उसने कुछ पकड़ लिया है, लेकिन यह भी महसूस होता था कि उसने कुछ खो दिया है। युविका ने आदित्य सिंह पर एक नजर डाली, फिर पालथी मारकर बैठ गई और धीरे धीरे अभ्यास करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। समय समय पर सिर के ऊपर से गड़गड़ाहट की आवाज आती रही और समय समय पर रात के आकाश में बिजली चमकती रही। ऐसा दृश्य न केवल लोगों को शोर महसूस कराता है, बल्कि यह आश्चर्यजनक रूप से शांत महसूस होता है। एक रात के बाद आदित्य सिंह अभी भी स्थिति को सुधारने का कोई तरीका नहीं सोच पाया था, लेकिन उसे अभी भी बहुत फायदेमंद महसूस हो रहा था। दोनों ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, एक दूसरे को देखा और एक ही समय में थोड़ा सिर हिलाया। वास्तव में वे दोनों कल रात छोटे प्राणी के फिर से प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इसकी प्रतीक्षा नहीं की। दोनों आगे बढ़ते रहे, नव वज्र पर्वत के केंद्र की ओर उड़ते हुए। यहाँ के पेड़ लंबे समय से जले हुए थे, वे सभी बिजली गिरने के बाद जल गए थे। तो सुबह से ही उन्होंने जो कुछ भी देखा वो उजाड़ था। जमीन के ऊपर भी गड़गड़ाहट और बिजली की आवाज आ रही थी। दोपहर के आसपास दोनों एक झील पर आए और किनारे पर रुक गए। अपने सामने झील को देखते हुए आदित्य सिंह अपनी आंखों में उत्साह की एक झलक को रोक नहीं सका। यह वज्रकुंड था।
अमर संस्था की पवन वज्र घाटी की तुलना में यहाँ की बिजली कम से कम 10 गुना अधिक तीव्र है। आदित्य सिंह किनारे पर खड़ा था और समय समय पर वज्र और बिजली की शक्ति उसकी एड़ी से होकर उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी। युविका ने अपने सामने वज्र कुंड को देखा और उसकी ठंडी आंखों में प्रत्याशा की एक झलक दिखाई दी। युविका दीदी, मैं इस वज्र कुंड की शक्ति का परीक्षण करना चाहूंगा। आदित्य सिंह पहले से ही इसे आजमाने के लिए उत्सुक था और उसने मुस्कुराते हुए युविका से बात की। युविका ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और वह धीरे धीरे वज्रकुंड की ओर चली गई। जैसे ही वे दोनों वज्रकुंड के किनारे पर पहुंचे, ऐसा लगा जैसे वे उबलते तेल के कड़ाहे में हों। पानी की बूंदें गिरी और पूरा वज्रकुंड उबलने लगा। अनगिनत बिजलियां वज्रकुंड से निकली और सीधे दोनों लोगों के शरीर में चली गईं। आदित्य सिंह को केवल अपने पूरे शरीर में असहनीय दर्द महसूस हुआ। वज्र और बिजली ने उसे तुरंत घेर लिया और अनगिनत वज्र और बिजली उसके ऊर्जा केंद्र और उसके चेतना सागर में घुस गए। उसके चेतना सागर में आत्मिक साधना मंच स्वतः ही प्रकट हो गया और निगलने की शक्ति फूट पड़ी, जिसने सभी वज्र और बिजली को पूरी तरह से निगल लिया। उसका बैंगनी भवन जोर से कांपा और एक विशाल चूषण बल उत्सर्जित हुआ और उसके ऊर्जा केंद्र में प्रवेश करने वाली बिजली बैंगनी भवन द्वारा निगल ली गई। उसके बैंगनी भवन में विशाल पर्वत एक पेटू में बदल गया, जो लगातार बैंगनी भवन में प्रवेश करने वाली बिजली को निगल रहा था। पूरा पर्वत चमकने लगा और अनगिनत वज्र चिन्ह उभरे और पर्वत पर अंकित हो गए। आदित्य सिंह ने पहले तो ज्यादा परवाह नहीं की। उसकी आत्मा बैंगनी भवन में बैठी थी। इस क्षण उसने अचानक पाया कि पर्वत में एक आत्मा मंच का प्रेत दिखाई दे रहा है। वो चौंक गया, लेकिन अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्न था। उसी समय उसकी आत्मा की भौहों के बीच एक बैंगनी पट्टिका दिखाई दी। पट्टिका से एक भयानक चूषण बल भी निकला, जो पागलों की तरह वज्र और बिजली की शक्ति को निगल रहा था। पट्टिका द्वारा अवशोषित वज्र और बिजली की शक्ति वास्तव में आग की लपटों में बदल गई, जो पट्टिका से बाहर तैर रही थी और फिर पर्वत पर गिर रही थी। आदित्य सिंह ने आश्चर्य से बैंगनी पट्टिका को घूरा और अचानक उसे प्रेरणा मिली और उसने बैंगनी ऊर्जा दहन कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जैसे ही बैंगनी ऊर्जा दहन कला सक्रिय हुई, पट्टिका से तैरती आग की लपटें तुरंत कला द्वारा निगल ली गईं। उसके आंतरिक अंगों में यिन और यांग ऊर्जाएं घूम रही थीं, उसकी मणि अस्थियां कांप रही थीं और साथ ही एक चूषण बल आ रहा था। इस क्षण आदित्य सिंह एक पेटू की तरह था, जो अपने शरीर में प्रवेश करने वाली वज्र और बिजली की शक्ति को निगल रहा था। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वो मजबूत हो रहा था, चाहे वो उसका शरीर हो, साधना हो या आत्मा। उसने अपने हृदय में खुशी को दबाया और बिजली को निगलने की पूरी कोशिश की। यह उसके लिए एक महान अवसर था। युविका ने आश्चर्य से आदित्य सिंह को देखा, क्योंकि बाहर से आदित्य सिंह बिजली में लिपटे एक कोकून की तरह लग रहा था। उसकी आंखों में चिंता की एक झलक थी, लेकिन ये बस एक पल में अपनी शांति में लौट आई। उसे यह महसूस नहीं हुआ कि आदित्य सिंह खतरे में है। उसका शरीर कांपा और झील की ओर उड़ गया। बस एक पल में वो वज्रकुंड के केंद्र में पहुंच गई और वज्रकुंड के केंद्र के ऊपर पालथी मारकर बैठ गई। युविका ने अपना हाथ लहराया और उसके हाथ में एक चीनी मिट्टी की बोतल दिखाई दी, जिसमें श्वेत पंख देव जल था, जिसमें विधान की शक्ति का एक अंश था। ये जल 3 शीर्ष श्रेणी की औषधीय सामग्रियों से निकाला जाता है: श्वेत मेघ लिंग यूं सुआ गुआ यूं रू और टियान लोंग सुआ लियान। इसके अलावा शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों द्वारा परिष्कृत किए जाने के बाद इसमें विधान की शक्ति के निशान होते हैं और यह उद्गम की शक्ति को मजबूत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है। उद्गम आध्यात्मिक है, इसलिए यह अनगिनत रूपों में बदल सकता है। यदि आप इसे पकड़ना चाहते हैं, तो आपको स्वाभाविक रूप से असाधारण साधनों की आवश्यकता है। युविका के हाथ में चीनी मिट्टी की बोतल भी एक असाधारण वस्तु है। यह एक परम शस्त्र है, जो वो पात्र है जिसका उपयोग युविका इस बार वज्र और बिजली के उद्गम को पकड़ने के लिए कर रही थी। जैसे ही बोतल का ढक्कन खुला, तश्तरी से एक विशेष सुगंध निकली। युविका वहां पालथी मारकर बैठी थी, उसका भाव पानी की तरह शांत था। ये तो वही बात हुई, चारा डालो और मछली के फंसने की प्रतीक्षा करो। युविका खुद निश्चित नहीं थी कि क्या वो वज्र के उद्गम को आकर्षित कर सकती है। एकमात्र बात जिस पर वो निश्चित हो सकती थी, वो ये थी कि इस वज्र का स्रोत इसी वज्र कुंड में था। युविका के बगल में युवराज शून्य के साथ विलीन हो गया और वो युविका के पीछे था। वज्र का स्रोत इतना तेज था कि युविका उसे पकड़ नहीं सकती थी और वो खुद सिर्फ एक चारा थी। एक बार जब परम युवराज का तेज लीक हो जाएगा, तो वज्र का उद्गम कभी भी सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। जब युविका ने कल वज्र राक्षस को पकड़ा था, तो वह वास्तव में एक जाल बिछा रही थी ताकि वज्र के उद्गम को ये सोचने पर विवश कर सके कि युविका बस उतनी ही तेज थी। इस क्षण युविका और वज्र के उद्गम के बीच का खेल आधिकारिक तौर पर शुरू होता है।
आदित्य सिंह इन सब से अनजान था। वो इस समय अपनी ही दुनिया में डूबा हुआ था। वज्र से अग्नि का निर्माण करना भी अग्नि गुण वाली जन्मजात आध्यात्मिक वस्तुओं में से एक है। इस बार मैं इसे परिष्कृत करने के लिए बैंगनी ऊर्जा दहन कला का उपयोग करता हूँ, जो आत्मा पृथक्करण अवस्था के बराबर है। मुझे इस मामले के बारे में और सोचने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में आदित्य सिंह के मन में यह विचार बहुत पहले से था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी साधना पहले बैंगनी भवन अवस्था तक नहीं पहुंची थी, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सका। लेकिन अब यह अलग है। उसने बैंगनी भवन को खोल दिया है, जो अत्यंत विशाल है और लगभग पूरे ऊर्जा केंद्र को ढक लेता है, जो उसके बैंगनी भवन को सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत बनाता है। भयानक वज्र और बिजली ने उसे डुबो दिया, लेकिन न केवल इसने उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि इसके बजाय यह उसका अवसर बन गया। इस क्षण वो पवन वज्र महाशून्य पद चाल के बारे में सोच रहा था। अपने शरीर में चलती बिजली को देखकर उसे अचानक आत्मज्ञान की एक झलक मिली। सामान्य रूप से वज्र से पहले आकाश में बिजली होती है। क्या हवा और वज्र की ध्वनि सुनाई देने का कारण ये था कि मेरी गति पर्याप्त तेज नहीं थी, जिसके कारण ये परिणाम हुआ? जब उसने ये सोचा तो उसका शरीर कांप उठा और उसे अचानक लगा जैसे उसे आत्मज्ञान हो गया हो। वो समझ गया कि वास्तव में पवन वज्र महाशून्य पद चाल की लघु सिद्धि और महासिद्धि के बीच एक अथाह खाई थी। मुझे अभी भी अपने कौशल को निखारते रहने और खुद को और तेज बनाने की आवश्यकता है, ताकि मैं वास्तव में पवन वज्र महाशून्य पद चाल की शक्ति को उजागर कर सकूं। यह महसूस करने के बाद उसने पूरे शरीर में आराम महसूस किया, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से खुश हुआ, और उसका मन और अधिक शांत हो गया। इस क्षण वज्रकुंड के केंद्र में श्वेत पंख देव जल के प्रकट होने के कारण एक विशेष सुगंध निकली। झील का मूल रूप से शांत केंद्र हिंसक रूप से मथने लगा, और हथेली के आकार की मछलियां एक के बाद एक पानी से बाहर कूद गईं। ये मछलियां पूरे शरीर पर सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं, जैसे कि वे सोने से बनी हों। जब युविका ने ये दृश्य देखा तो उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। निश्चित रूप से वज्र का उद्गम बेचैन होने लगा था। यह एक निषिद्ध क्षेत्र है, यहाँ मछलियां कहाँ से आती हैं? सभी मछलियां केवल वज्र के उद्गम द्वारा बनाए गए भ्रम हैं। इस क्षण एक सुनहरी मछली पानी से बाहर कूदी और सीधे युविका के बगल में चीनी मिट्टी की बोतल की ओर बढ़ी, बोतल को वज्र कुंड में गिराने की कोशिश कर रही थी। युविका ने अपनी उंगली से इशारा किया और सुनहरी मछली सीधे छेद दी गई, फिर हरे धुएं में बदल गई और बिखर गई। जैसे ही मछली पानी से बाहर कूदी, पूरा वज्रकुंड उबलने लगा और सुनहरी मछलियां सभी दिशाओं से ऊपर कूदी और चीनी मिट्टी के फूलदान पर झपटी। युविका का भाव ठंडा था और उसके हाथों में अनगिनत पानी की बूंदें दिखाई दीं। युविका के हाथ के एक इशारे से सभी वर्षा की बूंदें तेज तलवारों में बदल गईं और सुनहरी मछली की ओर दौड़ पड़ीं। तेज तलवार ने छेद दिया और सभी सुनहरी मछलियां हरे धुएं में बदल गईं और बिखर गईं। इस क्षण वज्रकुंड लुढ़का और बिजली और पानी का एक विशाल स्तंभ युविका के नीचे से आकाश में उठा, जो सीधे युविका की ओर बढ़ रहा था। युविका ने ठंडी सांस ली, अपने बाएं हाथ से एक मुहर बनाई और एक हथेली से नीचे थप्पड़ मारा। हथेली का निशान हवा में सूझ गया, सीधे बिजली और पानी के स्तंभ को तोड़ दिया। उसके बाएं हाथ की हथेली में बिजली चमकी और जली हुई सांस की फुहारें आईं। लेकिन इस क्षण अंतहीन जल वाष्प उसके बाएं हाथ की हथेली की ओर एकत्रित हो गया, तुरंत सभी जले हुए काले धब्बों को मिटा दिया और उसकी हथेली फिर से जैड की तरह चिकनी हो गई। वज्रकुंड लुढ़का और पानी से एक खूंखार सिर निकला। यह एक विशाल वज्रनाग था। वज्रनाग ने ठंडी आंखों से युविका को देखा और उसका विशाल शरीर ऊपर उड़ गया और युविका से टकरा गया। युविका का चेहरा उदासीन रहा और उसे विशाल वज्रनाग से जरा भी भय महसूस नहीं हुआ। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और एक ही समय में मुक्का मारा। दो भयानक मुट्ठियां फेंकी गईं और साथ ही उसकी मुट्ठियों से एक भयानक तेज निकला। उसकी मुट्ठी से अंतहीन पानी की बूंदें निकलीं और हर बूंद एक तेज तलवार की तरह थी, जो सीधे विशाल वज्रनाग की ओर बढ़ रही थी। यह वर्षा मुष्टि है, वर्षा वंश का सबसे शक्तिशाली युद्ध कौशल। यदि आप वर्षा मुष्टि की वास्तविक शक्ति को उजागर करना चाहते हैं, तो आपके पास जल का उद्गम होना चाहिए। वर्षा स्वाभाविक रूप से एक प्रकार का जल है। युविका का युनचुवान अकादमी में आना वास्तव में एक आदान प्रदान था, उसके और बूढ़े कुलपति के बीच एक आदान प्रदान। बूढ़े कुलपति को अपना जीवन काल बढ़ाने की आवश्यकता है और युविका को जल का सार चाहिए। दोनों के पास ये है, इसलिए ये पारस्परिक रूप से लाभकारी है। अन्यथा युविका वर्षा वंश से युनचुवान तक निर्वहन के लिए करोड़ों मील की यात्रा नहीं कर पाती। जैसे ही युविका की मुट्ठी वज्रनाग से टकराई, एक विशाल गर्जना सुनाई दी। युविका का शरीर जोर से कांपा और अनगिनत बिजलियां उसके शरीर में घुस गईं। वज्रनाग का सिर सीधे फट गया और उसका विशाल शरीर सीधे वज्रकुंड में गिर गया।
इस क्षण वज्रकुंड लुढ़का और 3 छोटे वज्रनाग दिखाई दिए और सीधे युविका की ओर दौड़े। उनमें से एक इतना तेज था कि वो सीधे चीनी मिट्टी की बोतल पर आ गया। इस क्षण युविका हिली और उसका शरीर चीनी मिट्टी की बोतल को रोकने के लिए चमका। फिर उसने एक हथेली से वज्रनाग के सिर पर थप्पड़ मारा। इस क्षण कुछ अजीब हुआ। इससे पहले कि युविका वज्रनाग के सिर पर अपनी हथेली से थप्पड़ मार पाती, वज्रनाग स्वतः ही फट गया। फिर एक वज्र श्रृंखला बिजली की तरह तेजी से युविका के चारों ओर लिपट गई। अन्य 2 वज्रनागों के साथ भी यही हुआ। वे सीधे फट गए और 2 वज्र श्रृंखलाओं में बदल गए जो युविका के चारों ओर लिपट गईं। बस एक पल में 3 वज्र श्रृंखलाओं ने युविका को कसकर बांध दिया और युविका हिलने में असमर्थ थी। इस क्षण एक सुनहरी वज्र मछली बिजली की तरह तेजी से उड़ी और चीनी मिट्टी की बोतल को दूर गिरा दिया। युविका इसे रोकना चाहती थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वज्रकुंड में एक हिंसक लुढ़कने की आवाज आई और एक भ्रामक वज्रनाग का सिर बाहर उड़ गया और चीनी मिट्टी की बोतल को निगल गया। वज्रनाग की आंखों में एक धूर्ततापूर्ण भाव था। यह वज्र का सच्चा उद्गम था। पहले जो कुछ भी दिखाई दिया वो केवल वज्र के स्रोत द्वारा नियंत्रित एक भ्रम था, जो एक कठपुतली के बराबर था। जिस क्षण वज्रनाग के सिर ने चीनी मिट्टी की बोतल को निगला, चीनी मिट्टी की बोतल कांपी और एक भयानक चूषण बल आया। बस एक पल में वज्रनाग की खोपड़ी का आधा हिस्सा चीनी मिट्टी की बोतल द्वारा निगल लिया गया। वज्रनाग की खोपड़ी चौंक गई और पागलों की तरह संघर्ष करने लगी। मूल रूप से चीनी मिट्टी की बोतल में प्रवेश करने वाली वज्रनाग की खोपड़ी का केवल 10वां हिस्सा ही सीधे बच निकला। इस क्षण युवराज प्रकट हुआ और एक हथेली से वज्रनाग को पकड़ लिया। जहां भी उसकी हथेली ढकी हुई थी, वहां स्थान सीमित था और वज्रनाग का विशाल शरीर युवराज द्वारा वज्रकुंड से बाहर निकाल लिया गया था। जैसे कि दुनिया के अंत को महसूस करते हुए वज्रनाग ने पागलों की तरह संघर्ष किया। अचानक वज्रकुंड से एक हिंसक गर्जना आई और काले नाग का आधा शरीर टूट गया। ये छोटा आधा शरीर स्वाभाविक रूप से वज्र का स्रोत है। जिस क्षण ये टूटा, ये बिजली के एक बोल्ट में बदल गया और सीधे किनारे की ओर दौड़ गया। अचानक एक विशाल चूषण बल आया और इससे पहले कि शरीर का यह हिस्सा प्रतिक्रिया कर पाता, ये सीधे चूषण बल द्वारा निगल लिया गया। और जिसने इसे निगला वो आदित्य सिंह था। शरीर का वह हिस्सा वास्तव में सीधे उसके सामने उड़ गया। उसके शरीर में निगलने की शक्ति अपने आप में अत्यंत भयानक थी। जब इसे उसकी आंखों के सामने लाया गया तो उसने खुद इसे महसूस नहीं किया। वज्र के इस उद्गम की किरण के प्रवेश के साथ उसके बैंगनी भवन में पृथ्वी परिवर्तनकारी परिवर्तन हुए। बैंगनी भवन के ऊपर आकाश में एक वज्रनाग दिखाई दिया और बैंगनी भवन के आकाश के ऊपर वज्र मेघ लुढ़क गए। इस क्षण बैंगनी भवन में एक विशेष परिवर्तन हुआ, जैसे एक स्वतंत्र छोटी दुनिया। उसी समय उसका साधना स्तर सीधे बैंगनी भवन अवस्था के 6ठे स्तर पर पहुंच गया। आदित्य सिंह भ्रमित था। उसे कोई पता नहीं था कि क्या हो रहा है। उसने अपनी आंखें खोली और घबराहट में चारों ओर देखा। उसे बस एक अत्यंत भयानक तेज महसूस हुआ, लेकिन यह एक पल में गायब हो गया। युवराज युविका के पीछे छिपा हुआ उदास दिख रहा था। भले ही एक शक्तिशाली अष्टम श्रेणी के परम गुरु अवस्था के विशेषज्ञ ने स्वयं कार्यवाही की, फिर भी उससे एक चूक हो गई। वो वज्र के उद्गम का केवल 70% ही एकत्र कर पाया और 30% आदित्य सिंह ने निगल लिया। परंतु आदित्य सिंह ने तो कुछ किया ही नहीं था। इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। केवल ये कहा जा सकता था कि उसका सौभाग्य बहुत प्रबल था। युविका अधिक खुले विचारों वाली थी। यद्यपि यह केवल 30% कम था, कुछ वर्षों की देखभाल से इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता था। बेटी, क्या तुम चाहती हो कि मैं वो वस्तु उसके शरीर से निकाल लूं? युवराज ने उदास स्वर में कहा, लेकिन वास्तव में उसका ऐसा कोई आशय नहीं था। वह केवल शिकायत कर रहा था। युविका ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक वज्रनाग का शरीर घूम रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वज्र का उद्गम उसके शरीर में विलीन हो गया था। यह उसी का सुझाव था कि आदित्य सिंह यहाँ आए। चूंकि एक दुर्घटना हो गई, तो इसका अर्थ था कि यह ईश्वर की इच्छा थी। आदित्य सिंह ने शून्य में चारों ओर देखा। उसने पाया कि युविका आंखें बंद करके अभ्यास कर रही थी, इसलिए उसने उसे परेशान करने के लिए कोई ध्वनि नहीं की। उसने कुछ सोचा और धीरे धीरे वज्रकुंड में चला गया। किसी कारण से उसे लगा कि वज्रकुंड की शक्ति अनगिनत गुना क्षीण हो गई है और उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था। सिस्टम साइन इन करो। डिंग। नव वज्र पर्वत के वज्रकुंड में सफलतापूर्वक साइन इन किया गया। पुरस्कार 6 वर्ष की साधना और जोड़ 6 सौभाग्य अंक। आदित्य सिंह प्रसन्न हो गया। आज का साइन इन बहुत अच्छा था। पिछले कुछ दिनों में उसका सौभाग्य अंक जोड़ 1 था। सिस्टम पवन वज्र महाशून्य पद चाल का अभ्यास करने के लिए 6 वर्ष की साधना का उपयोग करो। स्वामी अपनी साधना के 6ठे वर्ष में हैं। भूमि संकोचन के गहरे अर्थ के प्रति उनकी समझ और गहरी हो गई है।
वह अब 1500 मीटर की सीमा के भीतर भूमि संकोचन का प्रदर्शन कर सकते हैं। सिस्टम की ध्वनि सुनाई दी और वह प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सका। उसे लगा कि उसकी गति में निश्चित रूप से गुणात्मक सुधार हुआ है, लेकिन विवरण जानने के लिए उसे अभी भी किसी से लड़ने की आवश्यकता थी। फिर आदित्य सिंह ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली, अपने शरीर में आंतरिक कलाओं का संचार किया और वज्र और बिजली की शक्ति को और अवशोषित किया। ठीक जब वे सभी साधना की अवस्था में थे, 6 आकृतियां अब नव वज्र पर्वत में थीं, जो वज्र कुंड की ओर बढ़ रही थीं। उनके ऊपर का तेज अत्यंत विचित्र था, कभी प्रबल तो कभी क्षीण, और उसे पहचानना असंभव था। लेकिन सबसे क्षीण तेज भी बैंगनी भवन अवस्था के 9वें स्तर तक पहुंच गया था, और उनमें से प्रत्येक से एक रक्तरंजित तेज निकल रहा था। आगे चल रहे वृद्ध व्यक्ति ने अपने हाथ में रेशम का एक टुकड़ा पकड़ रखा था और समय समय पर चारों ओर देखता था। वृद्ध का नाम वज्रेश चौहान था और वह इस समूह का नेता था। शेष 5 थे तेजस हुड्डा, माधव सिन्हा, विवेक चड्ढा, भूपेंद्र चौधरी और जोरावर फड़के। बॉस, क्या हमसे कोई भूल हो रही है? परमगुरु रक्त ज्वाला नव वज्र पर्वत में कैसे मर सकते हैं? जोरावर फड़के ने चारों ओर देखा और शिकायत की। तेजस हुड्डा, माधव सिन्हा, विवेक चड्ढा और भूपेंद्र चौधरी की आंखों में भी संदेह का भाव दिखाई दिया। आखिरकार ये स्थान बहुत दूर था। शव परीक्षक वज्रेश चौहान ने जोरावर फड़के को घूरा और जोरावर फड़के ने भय से अपनी गर्दन सिकोड़ ली। यह सही है, संदेह मत करो, यह एक रहस्य है जो मुझे 50 वर्षों तक छिपे रहने के बाद ही मिला है। ऊपर दिए गए मानचित्र पर अभिलेखों के अनुसार परमगुरु रक्त ज्वाला उस वर्ष यहीं भागे थे। परमगुरु रक्त ज्वाला ने उस समय जो रक्त ज्वाला दहन कला का अभ्यास किया था, वो अत्यंत भयानक थी। यदि हम उसे प्राप्त कर सकें, तो हमें भविष्य की साधना तकनीकों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। शव परीक्षक वज्रेश चौहान मुस्कुराया और कहा, उसने 50 वर्ष व्यतीत किए थे और दर्जनों प्रदेशों का पता लगाया था, तब जाकर उसने मोटे तौर पर उस अंतिम स्थान का निर्धारण किया जहां परमगुरु रक्त ज्वाला का पतन हुआ था। इस क्षण शव परीक्षक वज्रेश चौहान रुक गया। उसने अपने हाथ में मानचित्र को देखा और उसके चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। मिल गया, ठीक सामने। उसके शब्दों ने अन्य 5 लोगों को बहुत प्रसन्न कर दिया और इस क्षण उनके चेहरों से थकान लुप्त हो गई। शव परीक्षक वज्रेश चौहान ने अपनी गति तेज की और पास के एक स्थान की ओर तेजी से भागा और जल्द ही एक छोटी पहाड़ी के सामने पहुंच गया। ये छोटी पहाड़ी साधारण है और अन्य पहाड़ों से भिन्न नहीं है। ये स्थान वज्रकुंड से केवल लगभग 30 मील दूर है और इसे नव वज्र पर्वत का केंद्र कहा जा सकता है। अपने सामने छोटी पहाड़ी को देखते हुए शव परीक्षक वज्रेश चौहान की आंखें चमक उठी। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और झंडों का एक पूरा समूह निकाला, कुल 36। यह उसके द्वारा परिष्कृत किए गए संरचना झंडों का एक समूह है जिसे 36 नक्षत्र चक्र कहा जाता है। शव परीक्षक वज्रेश चौहान ने अपने हाथों से मुद्राएं बनाई और झंडे उसके हाथों से निकलकर चारों दिशाओं में उड़ गए। केवल एक क्षण में सभी 36 झंडे उड़ गए, जिससे एक विशेष संरचना बन गई। शव परीक्षक वज्रेश चौहान फिर पालथी मारकर बैठ गया और एक उंगली से इशारा किया। झंडे कंपन करने लगे और झंडों के नीचे एक विशेष अवरोध दिखाई दिया। अवरोध की यह परत मूल रूप से छोटी पहाड़ी के साथ एकीकृत थी, लेकिन अब ये 36 नक्षत्र चक्र के प्रभाव में पूरी तरह से प्रकट हो गई है। बॉस, आप बहुत अद्भुत हैं। जोरावर फड़के ने सीधे चापलूसी भरे चेहरे के साथ शव परीक्षक वज्रेश चौहान की चापलूसी की। शव परीक्षक वज्रेश चौहान ने जोरावर फड़के को अप्रसन्नता से घूरा, फिर कहा, सब लोग थोड़ा विश्राम करो और अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करो। 36 नक्षत्र चक्र रात में ही अपनी अधिकतम शक्ति का प्रयोग कर पाएगा। तब तक नक्षत्रों की शक्ति की सहायता से हम रक्षा की इस परत को तोड़ सकते हैं। मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था कि परमगुरु रक्त ज्वाला ने अपनी विरासत को पीछे छोड़ने के लिए अपनी समाधि यहाँ छोड़ी थी। इसलिए सभी को बाद में अपनी आत्मा पृथक्करण अवस्था की साधना के स्तर को प्रकट न करने का प्रयास करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि आत्मा पृथक्करण अवस्था के किस स्तर पर होना चाहिए ताकि प्रवेश किया जा सके। शव परीक्षक वज्रेश चौहान द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण ने शेष 5 लोगों को भयभीत कर दिया और साथ ही वे अपने चेहरों पर उत्साह दिखाने से खुद को नहीं रोक सके। शव परीक्षक वज्रेश चौहान के पीछे 10 मील से अधिक दूरी पर 20 से अधिक आकृतियां वहां छिपी हुई थीं। उनकी ओर बीच वाले व्यक्ति के हाथ से एक विशेष मायावी शस्त्र निकाला गया। यह मायावी शस्त्र आक्रामक नहीं है, बल्कि तेज को छिपाने का एक शस्त्र है। मायावी शस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति ने षड आत्मा अवस्था के 4थे स्तर की साधना का स्तर दिखाया। लोगों का ये समूह शव परीक्षक वज्रेश चौहान और उसके आदमियों का अनुसरण कर रहा था। इस क्षण उनकी आंखों में लालच प्रकट हुआ। शव परीक्षक वज्रेश चौहान और अन्य लोगों के ऊपर युवराज ने ये सब उदासीनता से देखा।
उसने छोटी पहाड़ी को देखा, उसकी आत्मा उस पर से गुजरी और उसकी भौहें थोड़ी तंग गईं। उस रक्षात्मक अवरोध में वास्तव में एक परमगुरु अवस्था के शक्तिशाली व्यक्ति के तेज का संकेत था। युवराज की आत्मा ने अवरोध में प्रवेश किया और फिर जल्दी से पीछे हट गई। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि अंदर कुछ भयानक था, बल्कि इसलिए कि उसने एक आत्मा विनाशकारी माया चक्र की खोज की थी। एक बार जब यह माया चक्र षड आत्मा अवस्था के 9वें स्तर से ऊपर किसी की उपस्थिति का पता लगा लेगा तो ये सक्रिय हो जाएगा और परिणाम अंदर की हर चीज का विनाश हो सकता है। अंदर जाने का केवल एक ही रास्ता है और वह है अपनी साधना को सील करना और उसे षड आत्मा अवस्था के 9वें स्तर से नीचे करना। युवराज ने दूसरे पक्ष को परमगुरु रक्त ज्वाला कहते हुए सुना था। उसे इस व्यक्ति के बारे में थोड़ी सी धारणा थी, जैसे कि उसने उसके बारे में सुना हो। यद्यपि उसने रक्षात्मक अवरोध से यह अनुमान लगाया कि इस रक्त ज्वाला परमगुरु का साधना स्तर परमगुरु अवस्था के दूसरे स्तर से अधिक नहीं होगा, इसलिए युवराज स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेगा। परमगुरु अवस्था शक्ति का प्रतीक है और लगभग हर स्तर स्वर्ग का एक नया स्तर है। थोड़ी देर सुनने के बाद युवराज को कुछ भी उपयोगी नहीं सुनाई दिया, इसलिए उसका शरीर धुंधला हो गया और बिना किसी निशान के लुप्त हो गया। युवराज युविका के पास लौटा और उसे इस बारे में बताया, जिससे युविका आश्चर्यचकित हो गई। यद्यपि युविका भी रुचि लेने लगी और उसने बाद में इस मनोरंजन में सम्मिलित होने का निर्णय किया। आज रात तारे चमक रहे थे और प्रत्येक नक्षत्र पूरे आकाश को रोशन कर रहा था। आदित्य सिंह और युविका पास में ही छिपे हुए थे। शव परीक्षक वज्रेश चौहान और उसके समूह को देख रहे थे। आदित्य सिंह की आंखों में पुरानी यादों की एक झलक कौन थी, वो पहले भी यहां आ चुका था। यद्यपि ये 100 साल बाद की बात थी जब यह अवरोध स्वतः प्रकट हुआ था। उसे ये भी स्पष्ट रूप से याद था कि जब वे इस स्थान पर प्रवेश किए थे तो उन्हें दर्जनों शव मिले थे। सड़े हुए मांस और रक्त को छोड़कर कंकाल अत्यंत पूर्ण थे। आदित्य सिंह ने दूर 20 से अधिक लोगों के समूह को देखा, फिर शव परीक्षक वज्रेश चौहान और अन्य लोगों को देखा और उसे अचानक आत्मज्ञान हुआ। यदि उसका अनुमान सही था तो वे शव इन्हीं दो समूहों के थे। परमगुरु अवस्था में शक्तिशाली लोगों द्वारा स्थापित गुप्त लोक बहुत खतरनाक होता है। इसमें विभिन्न तंत्र और पुतले होते हैं। यदि आप सावधान नहीं हैं तो आप उसी में दफन हो जाएंगे। तथ्य ये है कि वो अपने पिछले जीवन में जीवित रह सका, यह अधिकतर सौभाग्य के कारण था। वज्रकुंड में आदित्य सिंह के प्रशिक्षण ने उसकी साधना में बहुत सुधार किया, लेकिन युविका और भी भयानक थी। उसने एक के बाद एक कई छोटे स्तरों को पार किया और अब आत्मा पृथक्करण अवस्था के 5वें स्तर पर पहुंच गई थी। आदित्य सिंह ने चुपके से अपनी जीभ चटकाई। उसे लगा कि सफलता के बाद युविका एक अत्यंत खूंखार राक्षस की तरह थी, अत्यंत खतरनाक। लेकिन युविका के चेहरे पर अभी भी वही भावहीन भाव था। अपनी साधना में सफलता के बारे में बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थी। आदित्य सिंह धीरे धीरे इसका आदी हो गया है और उसे यह कोई बड़ी बात नहीं लगती। उसे बस उस व्यक्ति के लिए खेद है जो उसका मन पढ़ सकता है। वह न केवल बात करने को तैयार नहीं है, बल्कि उसके मन से भी बहुत कम बातें निकलती हैं। सामान्यतः जो लोग सतह पर ठंडे दिखाई देते हैं, उनकी आंतरिक गतिविधियां बहुत समृद्ध होती हैं। लेकिन ये युविका पर काम नहीं करता, जिसका हृदय उसकी उपस्थिति की तरह ही ठंडा है। इस क्षण शव परीक्षक वज्रेश चौहान, जो चुप था, हरकत में आया। उसने अपने हाथों से मुद्राएं बनाई और यंत्र उड़कर 36 नक्षत्र चक्र पर जा गिरे। संरचना पर लगे झंडे वास्तव में हवा में फड़फड़ाने लगे। केवल एक क्षण में वे फड़फड़ाए और 36 बड़े झंडे बन गए। मेरे नाम पर आओ, नक्षत्रों की शक्ति के साथ, शव परीक्षक वज्रेश चौहान चिल्लाया। उसका मुंह खुला और एक मुंह भर रक्त बाहर निकल आया। सारा रक्त 36 नक्षत्र चक्र पर छिड़क दिया गया और रक्त लाल प्रकाश की किरणें आकाश में जा पहुंची। तेजस हुड्डा ने एक कदम आगे बढ़ाया और जोर से कहा, चारों ओर सतर्क रहो ताकि कोई परिवर्तन न हो। ये सुनकर माधव सिन्हा, विवेक चड्ढा, भूपेंद्र चौधरी और जोरावर फड़के गंभीर दिखे, फिर अपने हथियार निकाले और सतर्क दिखे। जैसे ही 36 नक्षत्र चक्र जला, आकाश में तारे अचानक चमक उठे और नक्षत्रों की किरणें नीचे लटक गईं और आकाश से गिर गईं। न अधिक न कम, ठीक 36 नक्षत्रों की किरणें 36 झंडों के साथ विलीन हो गईं। जैसे ही ये नक्षत्र विलीन हुए, रक्षात्मक अवरोध हिंसक रूप से कांपने लगा और फिर उसकी गति धीरे धीरे धीमी हो गई और एक विशेष द्वार उभरा। जब शव परीक्षक वज्रेश चौहान सहित 6 लोगों ने इस विशेष द्वार को देखा तो उनकी आंखें एक ही समय में चमक उठी और वे सभी उत्साह से भर गए। हा हा हा, शव परीक्षक वज्रेश चौहान, धन्यवाद। इस क्षण पास में छिपे 20 या उससे अधिक लोग अब और नहीं छिपे और एक के बाद एक उड़कर आए। केवल एक क्षण में वे शव परीक्षक वज्रेश चौहान और अन्य लोगों के सामने आ गए। द्वार इस क्षण अभी तक पूरी तरह से उभरा नहीं है और अंतिम महत्वपूर्ण क्षण में है।
जयवंथाड़ा, ये वास्तव में तुम हो। जब शव परीक्षक वज्रेश चौहान ने अपने पीछे दिखाई देने वाले लोगों के समूह को देखा तो उसका भाव बहुत बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जयवंथाड़ा उस समूह में सबसे उच्च साधना स्तर वाला व्यक्ति है, जिसकी साधना षड आत्मा अवस्था के चौथे स्तर की है। उसने शव परीक्षक वज्रेश चौहान को तिरस्कार से देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम लोगों को बहुत समय से चुपके से काम करते हुए देखा है। मैंने किसी को जांच करने के लिए भेजा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक परमगुरु शक्तिशाली व्यक्ति के गुप्त स्थान की तलाश में होगे। ये स्थान लिंगताई प्रदेश में हमारे हाड़ा परिवार के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ की हर चीज हमारे हाड़ा परिवार की है। जयवंत हाड़ा के बोलने के बाद उसके पीछे के लोगों की आंखें चमक उठी और कुछ तो जोर से हंस भी पड़े। जयवंत हाड़ा, तुम लिंगताई प्रदेश के एक छोटे से हाड़ा परिवार के सदस्य हो, फिर भी तुम हम भाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र करने का साहस करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे हाड़ा परिवार को नष्ट नहीं कर सकते? यदि तुम हमारे पीछे के लोगों को नाराज करते हो तो तुम्हारा हाड़ा परिवार पलक झपकते ही नष्ट हो जाएगा। 6 शव परीक्षक वज्रेश चौहान और अन्य लोग एक साथ इकट्ठे हो गए। उनके भाव गंभीर थे और उनकी आंखों में एक ठंडी जानलेवा नीयत थी। शव परीक्षक वज्रेश चौहान की बात सुनकर जयवंत हाड़ा थोड़ा भौचक्का रह गया और उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव दिखाई दिया। जयवंत हाड़ा ने एक क्षण के लिए सोचा और फिर धीरे धीरे कहा, शव परीक्षक वज्रेश चौहान, चूंकि तुमने ही इस गुप्त लोक को खोला है, हम एक साथ प्रवेश कर सकते हैं और अपने काम से काम रख सकते हैं। गुप्त लोक में सभी लाभ अपनी क्षमता पर निर्भर करते हैं, कैसा रहेगा? जयवंत हाड़ा शव परीक्षक वज्रेश चौहान के नेतृत्व वाले समूह की उत्पत्ति के बारे में निश्चित नहीं था, इसलिए उसने इतनी विनम्रता से बात की। हाड़ा परिवार को गंगापुर नगर में हार का सामना करना पड़ा और जयप्रकाश हाड़ा मारा गया, जिससे हाड़ा परिवार की शक्ति में गिरावट आई। जयवंत हाड़ा परिवार के लिए संकट पैदा नहीं करना चाहता था। शव परीक्षक वज्रेश चौहान ने जयवंत हाड़ा के पीछे 20 या उससे अधिक लोगों को देखा। वह जानता था कि यदि दोनों पक्ष लड़ने लगे तो दोनों पक्षों में अनिवार्य रूप से हताहत होंगे। मेरे पास गुप्त लोक का एक मानचित्र है, लेकिन उनके पास नहीं है, इसलिए मैं आसानी से गुप्त लोक में जा सकता हूं और उनसे निपट सकता हूं। ये समझने के बाद शव परीक्षक वज्रेश चौहान ने अंदर ही अंदर जानलेवा महसूस किया, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने सिर हिलाया। जैसे जैसे अधिक से अधिक तारे गिरे, 36 झंडे चांदी की तरह चमक उठे, जैसे कि चांदी के प्रकाश की एक परत से ढके हों। द्वार तेजी से ठोस हो गया और एक क्षण के बाद यह अंततः उभरा और आकार ले लिया। जल्दी करो और अंदर जाओ। ये द्वार केवल 5 सांसों तक ही रह सकता है। 5 सांसों के बाद द्वार स्वतः लुप्त हो जाएगा और सभी संरचना झंडे टूट जाएंगे। शव परीक्षक वज्रेश चौहान के बोलने के बाद वह बिना किसी हिचकिचाहट के पहले द्वार में प्रवेश कर गया। तेजस हुड्डा, जोरावर फड़के और अन्य लोग उछलकर उसके पीछे पीछे चले गए। जयवंत हाड़ा ने अपना हाथ हिलाया और उसके पीछे के लोग उड़कर द्वार में प्रवेश कर गए। छोटे भाई, हम भी अंदर चलें, युविका ने धीरे से कहा। उसकी आकृति अभी भी ठंडी और शांत थी। उसका शरीर चमका और वह हरे धुएं के एक गुच्छे की तरह अंदर चली गई। आदित्य सिंह ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और चुपचाप सर्प गति पद चाल का प्रदर्शन किया। आदित्य सिंह ने पाया कि उसकी गति पहले की तुलना में लगभग दोगुनी से भी अधिक तेज थी। जैसे जैसे पवन वज्र महाशून्य पद चाल में सुधार हुआ, सर्प गति पद चाल में भी तेजी से सुधार हुआ। जैसे ही आदित्य सिंह और युविका लुप्त हुए, 2 काली आकृतियां दिखाई दी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनके मुंह के कोनों पर क्रूर मुस्कान दिखाई दी। फिर उन दोनों ने अपने शरीर हिलाए और द्वार में प्रवेश कर गए। जैसे ही दोनों पुरुष अंदर गए, द्वार कांप उठा और फिर मुड़ गया। इस क्षण झंडे पट गए, चूर्ण में बदल गए और बिना किसी निशान के लुप्त हो गए। जो रक्षात्मक अवरोध मूल रूप से दिखाई दिया था, वह भी विकृत हो गया और फिर तेजी से बिखर गया, पूरी तरह से छोटी पहाड़ी के साथ विलीन हो गया, जैसे कि यह कभी दिखाई ही नहीं दिया हो। इन संरचना झंडों के लुप्त होने के कुछ ही समय बाद कई आकृतियां दूर से उड़कर आईं। वे छोटी पहाड़ी पर आए और अपनी आत्माओं से जांच करने के बाद वे संदेह महसूस किए बिना नहीं रह सके। उनसे कोई भूल नहीं हुई थी। यह वही स्थान था जहां आकाश से शक्तिशाली नक्षत्र शक्ति अभी अभी गिरी थी। इन लोगों ने बहुत देर तक फिर से खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला, इसलिए वे केवल असहाय होकर चले जा सकते थे। लेकिन कुछ लोगों ने हार मानने से मना कर दिया और सुबह होने तक वहीं रुके रहे। रात का चांद पानी जैसा था, पेड़ों की परछाइयां धब्बेदार थीं और एक विशेष वातावरण फैल रहा था। आदित्य सिंह और युविका एक अंधेरे जंगल में प्रकट हुए। इस दृश्य ने आदित्य सिंह को थोड़ा चिंतित कर दिया, क्योंकि वह इस स्थान से अत्यंत अपरिचित था। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस गुप्त लोक में मैं अब प्रवेश कर रहा हूं, वह मेरे पिछले जीवन वाले लोक जैसा नहीं है?
उसके मन में हजारों विचार दौड़ गए, लेकिन वो वास्तव में यह नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। इसके अतिरिक्त उस द्वार में वास्तव में स्थानांतरण की क्षमता थी, और कोई नहीं जानता था कि जो लोग उनसे पहले प्रवेश कर चुके थे वे कहाँ चले गए थे। दोनों घने जंगल में धीरे धीरे चले, उनकी आत्माएं फैल गईं और चारों ओर फैल गईं। किसी कारण से आदित्य सिंह को यह महसूस हो रहा था कि यहाँ एक परिचित तेज है, लेकिन वह यह नहीं बता सकता था कि वह इससे कहाँ मिला था। इस श्वास ने आदित्य सिंह को बहुत असहज कर दिया, और उसका शरीर और आत्मा दोनों ही इससे अत्यंत विकर्षित हो रहे थे। आदित्य सिंह, तुम कहाँ हो? इस क्षण जया के शब्द आदित्य सिंह के कानों में गूंजे, और उसने अंततः अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया था। जया के शब्द सुनने के बाद आदित्य सिंह, जो मूल रूप से थोड़ा घबराया हुआ था, ने तुरंत राहत महसूस की। उसे जया पर पूरा विश्वास था। उसने अपनी भंडारण अंगूठी को हाथ से सहलाया और कुछ नहीं कहा, क्योंकि युविका उसके पास थी। यद्यपि उसे लगा कि युविका उसके प्रति अच्छी लगती है, वो बहुत ठंडी थी, और वह नहीं चाहता था कि उसे जया के मामलों के बारे में पता चले। आदित्य सिंह, तुम्हारे बगल वाली स्त्री बहुत शक्तिशाली है। नहीं, उसकी रक्षा एक अद्वितीय विशेषज्ञ द्वारा की जा रही है। कृपया अभी के लिए मुझसे संपर्क न करें। जया की आवाज फिर से सुनाई दी, और अंतिम वाक्य समाप्त होने के बाद कोई और आवाज नहीं आई। आदित्य सिंह चौंक गया। जया द्वारा प्रकट की गई जानकारी ने उसे भयभीत कर दिया। उसे ये बहुत पहले ही सोच लेना चाहिए था। युनचुवान अकादमी जैसी दूरस्थ जगह पर इतनी प्रतिभाशाली लड़की अकेले कैसे आ सकती है? अमर साधना परिवार जितना शीर्ष स्तरीय होता है, वे अपने बच्चों को प्रशिक्षित करने और उनकी रक्षा करने में उतने ही सख्त होते हैं। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जितना अधिक प्रतिभाशाली होता है, उसके आसपास के रक्षक उतने ही भयानक होंगे। इस अवधि के दौरान वो विभिन्न चीजों में उलझा हुआ था, और इन चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं था। अब जया के शब्दों ने इस मामले की पूरी तरह से पुष्टि कर दी है। आदित्य सिंह शांत रहा और युविका के पीछे पीछे चला। इस क्षण युविका अचानक रुक गई और पास में ही देखने लगी। उसकी आंखों में ठंडक और भी तीव्र हो गई। आदित्य सिंह भी रुक गया। उसके हाथ में पाताल तलवार प्रकट हुआ, और उसकी आंखें अत्यंत तीक्ष्ण हो गईं। पास के घने जंगल में नीली आंखों के जोड़े दिखाई दिए। उन सभी ने आदित्य सिंह और युविका को देखा, और एक जानलेवा वातावरण फैल गया। प्रेत राक्षस, आदित्य सिंह ने कहा, थोड़ा भौचक्का हुआ और पाताल तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। प्रेत राक्षस अविश्वसनीय गति वाला एक खूंखार राक्षस है। ये बिना किसी निशान के आता जाता है, ठीक एक प्रेत की तरह। उनकी भयानक गति के कारण ही उन्हें ये नाम मिला है। प्रेत राक्षसों की सबसे शक्तिशाली चीज उनके पंजे हैं, जो अत्यंत तीक्ष्ण होते हैं और एक पंजे से हजारों पौंड वजन के पत्थरों को आसानी से काट सकते हैं। आदित्य सिंह ने अपने पिछले जीवन में स्वाभाविक रूप से इस तरह के खूंखार राक्षस को देखा था। उसके पिछले जीवन में उसकी पीठ पर एक लंबा घाव भी था, जो प्रेत राक्षस के कारण हुआ था। छोटे भाई, इन प्रेत राक्षसों में कुछ अजीब है। उनमें से आसुरी ऊर्जा निकल रही है, सावधान रहना। युविका ने आदित्य सिंह को ठंडी आंखों से देखा, जिसमें कोई भावना का उतार चढ़ाव नहीं था। यदि यह तथ्य नहीं होता कि यहाँ केवल वे दो लोग थे, और आदित्य सिंह धीरे धीरे उसका आदी हो रहा था, तो युविका के भाव को आसानी से गलत समझा जा सकता था। आदित्य सिंह ने जल्दी से सिर हिलाया और फिर कहा, बड़ी बहन, कृपया बाद में सावधान रहना। वो मूल रूप से कहना चाहता था कि प्रेत राक्षस हमेशा समूहों में यात्रा करते हैं और मृत्यु से निडर होते हैं, लेकिन इस पर विचार करने के बाद उसने ऐसा न करने का निर्णय लिया। युविका को ये बातें पता होनी चाहिए। युविका ने सिर हिलाया, फिर प्रेत राक्षस को देखने के लिए मुड़ी। उसकी आंखों से एक जानलेवा नियत का संकेत उभर रहा था। आदित्य सिंह वास्तव में बहुत समय से इसे आजमाने के लिए उत्सुक था। उसने पिछले कुछ दिनों में अपने पवन वज्र महाशून्य पद चाल की गति में बहुत वृद्धि की थी, इसलिए यह इसे आजमाने का एक अच्छा अवसर था। प्रेत राक्षस उन दोनों पर गुर्राया, फिर धीरे धीरे आदित्य सिंह और युविका के पास आया। आदित्य सिंह ने अपने मन से क्षेत्र को स्कैन किया और एक गंभीर भाव के साथ पाया कि कम से कम 500 प्रेत राक्षस थे। इसके अतिरिक्त, जैसा कि युविका ने कहा, इन प्रेत राक्षसों में वास्तव में गहरी आसुरी ऊर्जा उमड़ रही थी। उसे अपने हृदय में एक ठंडक महसूस हुई, और जैसे ही उसने सोचा, उसके बाएं हाथ में 6 छोटी तलवारें दिखाई दीं। इस क्षण प्रेत राक्षस हरकत में आए। वे बिजली की तरह तेज थे, प्रकाश की काली किरणों में बदल गए और सीधे उन दोनों की ओर दौड़ पड़े। युविका की आंखों में ठंडक और भी तीव्र हो गई। उसके हाथ में एक छोटी तलवार दिखाई दी, और तलवार से एक बर्फीला तेज निकल रहा था। आदित्य सिंह ने केवल एक नजर डाली और वह निश्चित हो सकता था कि यह एक उत्कृष्ट श्रेणी का आध्यात्मिक शस्त्र था, बर्फ के गुणों वाली एक छोटी तलवार। उसके पास इन चीजों पर ध्यान देने का समय नहीं था। उसने अपना शरीर हिलाया और चुपचाप सर्प गति पद चाल का इस्तेमाल किया।
उसने अपने दाहिने हाथ में पाताल तलवार उठाया और सीधे उस पर झपटने वाले दो प्रेत राक्षसों को मार डाला। उसके कानों में और उसके पीछे एक ही समय में हवा के टूटने की आवाज गूंज उठी। बिना सोचे समझे आदित्य सिंह ने अपने बाएं हाथ में 6 छोटी तलवारें चला दी। उसके पीछे कई दर्दनाक दहाड़े सुनाई दी और 4 प्रेत राक्षसों को छोटी तलवार से छेद दिया गया। आदित्य सिंह की आंखों में एक जानलेवा भाव चमका, हवा और गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी और उसका शरीर परछाइयों की एक श्रृंखला में बदल गया। इन परछाइयों ने एक पंक्ति बनाई और लगातार लुप्त होती रहीं। उसके हाथ में पाताल तलवार लगातार नीचे गिरता रहा और प्रेत राक्षसों के शव आकाश से गिरते रहे। युविका आदित्य सिंह से भी तेज थी। उसने अपने हाथ में बर्फ की तलवार से वार किया और एक ठंडी सांस फैल गई, जिससे क्षेत्र एक पल में जम गया। युविका ने अपनी तलवार अत्यंत तेजी से खींची और तलवार की रोशनी ठंडी और तीक्ष्ण थी, जो उसके स्वभाव से लगभग एक आदर्श मेल थी। युविका मूल रूप से आदित्य सिंह के बारे में थोड़ी चिंतित थी, लेकिन आदित्य सिंह की भयानक गति देखने के बाद वो चुपके से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। उसे पहले ही पता चल गया था कि उसके छोटे भाई की गति युनचुवान में अस्पताल से छुट्टी मिलने के समय की तुलना में कम से कम दोगुनी तेज थी। उसने मन ही मन उसकी प्रशंसा की, लेकिन जब गति की बात आती है तो उसे पूरा विश्वास है। उसने आदित्य सिंह को देखा और ये देखकर राहत महसूस की कि वह आसानी से स्थिति को संभाल रहा है। उसकी आंखों में जानलेवा नीयत और तीव्र हो गई। आदित्य सिंह का मन हरकत में आया और 6 छोटी तलवारों ने 6 प्रेत राक्षसों को छेद दिया। फिर उसने लंबी तलवार पकड़ी और सीधे दूर के घने जंगल में भाग गया। घने जंगल में एक सुंदर बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी। आदित्य सिंह की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी। यदि उसका अनुमान सही था तो प्रेत राक्षसों के इस समूह को किसी के द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। एक के बाद एक प्रेत राक्षस आदित्य सिंह की ओर झपटे, उसे घने जंगल में प्रवेश करने से रोकते हुए, जिसने आदित्य सिंह के अनुमान की ओर पुष्टि की। उसका हृदय जानलेवा नीयत से भर गया था और उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति पागलों की तरह उसके हाथ में पाताल तलवार में डाल रही थी। जब से उसे पाताल तलवार मिला है, उसने कभी भी वास्तव में इसकी तीक्ष्णता को प्रकट नहीं किया है। आज वह ये देखने के लिए तैयार है कि पूरी तरह से सक्रिय होने पर पाताल तलवार कितना भयानक है। पाताल तलवार पर विशेष यंत्र दिखाई दिए और पाताल तलवार चमक उठा, जिससे एक शक्तिशाली तेज निकला। शरद पवन वध। जैसे ही आदित्य सिंह गुस्से से दहाड़ा, उसके हाथ में पाताल तलवार से सैकड़ों प्रकाश की किरणें निकलीं और फिर ये प्रकाश की किरणें आदित्य सिंह के वार के साथ नीचे गिर गईं। सैकड़ों प्रकाश की किरणें सैकड़ों छोटी तलवारों में बदल गईं, जिससे आदित्य सिंह को रोकने वाले दर्जनों प्रेत राक्षस तुरंत मारे गए। बड़ी बहन, इन प्रेत राक्षसों को किसी ने नियंत्रित किया होगा। मैं जाकर उस व्यक्ति को मार दूंगा। आदित्य सिंह ने फिर भी युविका से कुछ कहा। अपने चारों ओर प्रेत राक्षसों को अपनी ओर दौड़ते देख उसके पैरों के नीचे हवा और गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी और उसकी आकृति एक पल में लुप्त हो गई। युविका ने स्वाभाविक रूप से घने जंगल में बांसुरी की ध्वनि भी सुनी थी। उसकी गहरी आंखों ने बिना किसी भावना के घने जंगल की दिशा में देखा। उसने अपने हाथ में लंबी तलवार घुमाई और तलवार की रोशनी बारिश की बूंदों की तरह चारों दिशाओं में प्रेत राक्षसों की ओर दौड़ पड़ी। एक के बाद एक प्रेत राक्षस को छेद दिया गया और हवा में एक तेज खूनी गंध तैर गई। युविका का शरीर हरे धुएं के एक गुच्छे में बदल गया और सीधे घने जंगल में तैर गया। इस क्षण घने जंगल में आदित्य सिंह अनगिनत प्रेत राक्षसों से घिरा हुआ था, कम से कम 1000 से कम नहीं। उसके सामने 1000 फीट की दूरी पर काले रंग में लिपटी एक आकृति दिखाई दी। काले कपड़े वाले व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था और वह एक बांस की बांसुरी बजा रहा था। जैसे ही बांसुरी की ध्वनि हुई, इन प्रेत राक्षसों की आंखें लाल होने लगीं और फिर वे पागलों की तरह आदित्य सिंह पर झपट पड़े। आदित्य सिंह ने काले कपड़े वाले व्यक्ति की आकृति को देखा और दूसरे पक्ष के तेज को महसूस किया और उसका मन अचानक स्पष्ट हो गया। प्रथम श्रेणी का असुर कक्ष। आदित्य सिंह ने इन शब्दों को अपने दांतों के बीच से निचोड़ा। उसने अभी इस तरह से नहीं सोचा था, लेकिन इस क्षण उसे ये समझ में आ गया। ये लोग वास्तव में पीछा नहीं छोड़ते, वे वास्तव में यहाँ प्रकट होते हैं। उन्हें कैसे पता चला कि वे यहाँ थे? आदित्य सिंह के मन में विचार दौड़ गए और फिर उसे अचानक एहसास हुआ कि युनचुवान अकादमी में प्रथम श्रेणी के असुर कक्ष का कोई व्यक्ति था। जब मैंने युनचुवान अकादमी छोड़ी तो खबर फैल गई। यही कारण है कि वे मेरे पीछे यहाँ आए। युविका के आसपास के रक्षक स्वाभाविक रूप से इसके बारे में जानते थे, लेकिन वे स्वाभाविक रूप से इस छोटे से मामले को गंभीरता से नहीं लेंगे। युविका के लिए ये भी एक प्रकार का प्रशिक्षण था। आदित्य सिंह ने अपने हाथ में लंबी तलवार घुमाई और कई तलवार की रोशनी निकल गई, जिससे उस पर झपटने वाले कई प्रेत राक्षस मारे गए।
अपने पीछे हवा के टूटने की आवाज सुनकर उसने अपना सिर भी नहीं घुमाया और सीधे चक्रवात तलवार का इस्तेमाल करके प्रेत राक्षस को शरीर में घोंप दिया। तेजी से पीछे हट रही काली पोशाक वाली आकृति को देखते हुए आदित्य सिंह की आंखों में एक जानलेवा भाव चमका। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके पैरों के नीचे लहरें दिखाई दीं, बिजली चमकी और उसका शरीर बिना किसी निशान के लुप्त हो गया। एक पल में आदित्य सिंह सीधे काले कपड़े वाले व्यक्ति के सामने आ गया, जिससे वह डर गया और उसकी आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी। ये पहली बार था जब आदित्य सिंह ने पवन वज्र महाशून्य पद चाल की भूमि संकोचन तकनीक का इस्तेमाल किया था और इसका प्रभाव आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था। युविका ने संयोग से ये दृश्य देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। अंधेरे में छिपे युवराज की आंखों में गहरी प्रशंसा का भाव था। महासूर्य देव मुष्टि। आदित्य सिंह ने अपनी बाईं मुट्ठी भींची और उसकी मुट्ठी के ऊपर एक विशाल सूर्य की छाया दिखाई दी। उसने काले कपड़े वाले व्यक्ति पर मुक्का मारा। आदित्य सिंह ने इस मौके में बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे ही उसकी मुट्ठी नाची, उसका बैंगनी भवन हिंसक रूप से कांप उठा और एक अजीब शक्ति उमड़ी और उसकी मुट्ठी में विलीन हो गई। काले कपड़े वाले व्यक्ति की आंखों में घबराहट लुप्त हो गई। उसने ठंडी सांस ली और हथेली से वार किया। उसकी हथेली में एक विशेष प्रकाश बह रहा था और हथेली स्याही की तरह काली थी, साथ में एक दुर्गंध भी थी। जब मुठियां और हथेलियां टकराईं तो एक जोरदार दहाड़ हुई। आदित्य सिंह सीधे दूर जा गिरा और काले कपड़े वाले व्यक्ति ने अपने शरीर को थोड़ा हिलाया, फिर वहीं रुक गया। काले कपड़े वाले व्यक्ति ने आत्मा पृथक्करण अवस्था के 9वें स्तर का दबाव छोड़ा। आदित्य सिंह को पीछे की ओर उड़ते देख काले कपड़े वाले व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपने हाथ में बांस की बांसुरी उठाई और उसे सीधे आदित्य सिंह की छाती में घोंप दिया। इस क्षण एक तलवार की रोशनी दूर से गूंजी और सीधे काले कपड़े वाले व्यक्ति की ओर बढ़ी। युविका ने कार्यवाही की। काले कपड़े वाले व्यक्ति ने अपना दूसरा हाथ उठाया, उसे घुमाया और एक हथेली से वार किया, जो युविका द्वारा चलाई गई तलवार से मिली। उसके हाथ में बांस की बांसुरी अभी भी सीधे आदित्य सिंह की छाती की ओर गई। अत्यंत क्रूर। आदित्य सिंह की आंखें ठंडी थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति वास्तव में आत्मा पृथक्करण अवस्था के 9वें स्तर का एक शक्तिशाली योद्धा था। उसके पैरों के नीचे लहरें दिखाई दी और बिजली की शक्ति के निशान चमके। उसका शरीर बिना किसी निशान के लुप्त हो गया, जिससे काले कपड़े वाले व्यक्ति की बांस की बांसुरी खाली रह गई। जब वो फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही 1000 फीट दूर था। द्वंद्व घर्षण। आदित्य सिंह की आंखों में एक जानलेवा भाव चमका। उसने अपने हाथों से मुद्राएं बनाई और आकाश की ओर इशारा किया। आकाश हिंसक रूप से कांप उठा और शून्य से एक चक्की निकली। जैसे ही चक्की घूमी, एक हिंसक दहाड़ सुनाई दी और चक्की से एक भयानक दबाव आया। चक्की सीधे काले कपड़े वाले व्यक्ति की ओर गई। चक्की के अंदर द्वंद्व ऊर्जाएं घूम रही थीं, सब कुछ कुचल रही थीं। युविका कार्यवाही करने वाली थी, लेकिन जब उसने आकाश से गिरती हुई चक्की को देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। उसने आदित्य सिंह को एक विशेष दृष्टि से देखा। वह जय परिवार की शीर्ष युद्ध तकनीक द्वंद्व घर्षण तकनीक में कैसे महारत हासिल कर सकता है। युवराज शून्य में लुप्त हो गया। ये दृश्य देखकर वह थोड़ा भौचक्का रह गया और अपने आप से बड़बड़ाया। जब जय परिवार शब्द का उल्लेख किया गया तो युवराज के शब्दों में भी सम्मान का भाव दिखाई दिया। वो परिवार बहुत पुराना और बहुत भयानक है। यह इस महाद्वीप के सबसे पुराने परिवारों में से एक है। काले कपड़े वाले व्यक्ति ने पास आती चक्की को देखा और उसकी आंखों में भय का भाव दिखाई दिया। उसे वास्तव में चक्की से एक भयानक संकट महसूस हुआ। काले कपड़े वाले व्यक्ति के हाथ में एक विशाल काला लोहे का डंडा दिखाई दिया। एक जोरदार दहाड़ के साथ उसने पिच काले लोहे के डंडे को उठाया और उसे विशाल चक्की पर जोर से मारा। एक जोरदार धमाके के साथ चक्की लोहे के डंडे से टकराई और चक्की में द्वंद्व ऊर्जाएं फट गईं। अनगिनत द्वंद्व पवनधार बारिश की बूंदों की तरह काले कपड़े वाले व्यक्ति की ओर दौड़ पड़े। भयानक तेज ने आकाश और पृथ्वी को पार कर लिया और काले कपड़े वाले व्यक्ति को सीधे उड़ा दिया गया और द्वंद्व पवनधार ने सीधे काले कपड़े वाले व्यक्ति को डुबो दिया। एक दबी हुई कराह सुनाई दी और काले कपड़े वाले व्यक्ति के शरीर पर कई घाव दिखाई दिए। उसकी आंखों में एक जानलेवा नियत की एक झलक दिखाई दी। लेकिन इस क्षण काले कपड़े वाले व्यक्ति ने महसूस किया कि उसके पीछे एक भयानक संकट उभर रहा है। काले कपड़े वाले व्यक्ति के पास सोचने का समय नहीं था। इस क्षण वो अभी भी पीछे की ओर उड़ रहा था और केवल अपने शरीर को थोड़ा बाईं ओर खिसका सकता था। एक तीखी चीख सुनाई दी और काले कपड़े वाले व्यक्ति की दाहिनी भुजा एक तलवार से काट दी गई। हमला करने वाला व्यक्ति आदित्य सिंह था। उसने भूमि संकोचन तकनीक का इस्तेमाल करके चुपचाप काले कपड़े वाले व्यक्ति के पीछे आने के लिए किया और फिर शांत विनाश ज्योति प्रहार का इस्तेमाल किया।
लेकिन काले कपड़े वाले व्यक्ति ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की और प्रतिद्वंद्वी का सिर नहीं काटा, बल्कि केवल प्रतिद्वंद्वी की दाहिनी भुजा काट दी। आदित्य सिंह, हमारे स्वामी तुम्हें पकड़ने के लिए दृढ़ हैं, तुम बच नहीं सकते। रक्त पलायन कला। काले कपड़े वाले व्यक्ति की आंखों में आक्रोश की एक झलक दिखाई दी और उसकी दाहिनी भुजा, जो अभी अभी गिरी थी, फट गई और आकाश में भरे रक्त के कोहरे में बदल गई। काले कपड़े वाले व्यक्ति का शरीर तेजी से धुंधला हो गया और एक पल में लुप्त हो गया। जमीन पर केवल एक पिच काली बांसुरी पड़ी थी, जिसे काले कपड़े वाले व्यक्ति ने गिरा दिया था। आदित्य सिंह ने उस दिशा में देखा जहां काला कपड़ा वाला व्यक्ति लुप्त हो गया था, भौहें सिकोड़ी और फिर एक लंबी सांस छोड़ी। अभी अभी हुए वास्तविक युद्ध के माध्यम से उसने अंततः पवन वज्र महाशून्य पद चाल की भयानक शक्ति की पुष्टि की। जब इसका उपयोग भूमि संकोचन के लिए किया गया तो ये बस दुश्मन को मारने का एक हथियार था, जिससे उसका बचाव करना असंभव हो गया। उसने निर्णय लिया कि भविष्य में साइन इन करते समय वो अभी भी पवन वज्र महाशून्य पद चाल को प्राथमिकता देगा। युविका ने आदित्य सिंह को देखा और उसकी ठंडी और गहरी पुतलियों में प्रशंसा का भाव था। उसने अपनी आंखों से आदित्य सिंह की निर्णायक हत्या देखी, लेकिन इन सब की तुलना में वो इस बात को लेकर अधिक उत्सुक थी कि आदित्य सिंह ने जय परिवार की भयानक हत्या की चाल, द्वंद्व घर्षण चाल, कैसे सीखी। युविका अच्छी तरह जानती थी कि यह चाल कितनी भयानक थी। आदित्य सिंह की साधना अभी बहुत कमजोर थी और वह इस चाल की शक्ति का 1000वां हिस्सा भी नहीं निकाल सकता था। एक बार भविष्य में उसकी साधना का स्तर सुधर गया तो एक बार यह चाल चलने पर उसी अवस्था में लगभग कोई भी नहीं होगा जो इसका विरोध कर सके। ब्रह्मांड मूल रूप से अराजक था। अराजकता ने द्वंद्व को जन्म दिया और द्वंद्व की दो ऊर्जाओं ने ब्रह्मांड में सभी चीजों को जन्म दिया। जय परिवार को लांबा परिवार के ऊपर आकाश के रूप में जाना जाता है, जो हमेशा के लिए दुनिया पर हावी रहा और भयानक रूप से शक्तिशाली रहा। युविका के परिवार और वत्स परिवार जैसे शीर्ष अमर साधना परिवार भी जय परिवार के सामने अपनी धार दिखाने की हिम्मत नहीं करते। हजारों वर्षों से एकमात्र परिवार जिसने जय परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत की वह लांबा परिवार था, लेकिन दुर्भाग्य से लांबा परिवार जय परिवार से हार गया और अब पूरी तरह से पतन हो गया है। युविका के मन में अनगिनत बातें कौंध गईं। उसने आदित्य सिंह पर एक नजर डालने के बाद उसकी आंखों में प्रशंसा धीरे धीरे उदासीनता में डूब गई। युवराज इस क्षण शून्य में छिपा हुआ था, भौहें सिकोड़े हुए। उसने आदित्य सिंह से जय परिवार की भयानक रक्त शक्ति महसूस नहीं की। यद्यपि द्वंद्व का हेरफेर जय परिवार का एक रहस्य है, आदित्य सिंह को यह कैसे पता चला? क्या आदित्य सिंह का जय परिवार से कोई संबंध है? युवराज ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर अपना सिर हिलाया। उसने सोचा कि वह ज्यादा सोच रहा है। जय परिवार कभी भी जय परिवार के रक्त वाले किसी को भी बाहर भटकने की अनुमति नहीं देगा। इसके अतिरिक्त दक्षिण पश्चिम बहुत दूर था, जय परिवार से करोड़ों मील दूर। ये सोचने के बाद युवराज ने फिर से अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि आदित्य सिंह का कोई विशेष साहसिक कार्य रहा होगा। जय परिवार ने अतीत में इस महाद्वीप पर प्रभुत्व जमाया था और यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके कई अद्वितीय कौशल आगे बढ़े हैं। ये सोचकर वह राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका, लेकिन जब उसने आदित्य सिंह को देखा तो उसकी आंखों में प्रशंसा और तीव्र हो गई। यदि युविका सिर हिलाती तो वह आदित्य सिंह को युविका के परिवार में वापस लाने, उसे युविका का अंगरक्षक बनने के लिए प्रशिक्षित करने, उसके विकास में युविका का साथ देने और उसका दाहिना हाथ बनने के लिए तैयार होता। जैसे ही प्रथम श्रेणी के असुर कक्ष का व्यक्ति भागा, प्रेत राक्षस की मूल रूप से रक्त लाल आंखें धीरे धीरे स्पष्ट हो गईं। वे स्वाभाविक रूप से बाहर के खतरे को महसूस कर सकते थे, इसलिए उन्होंने आदित्य सिंह और युविका पर हमला करना बंद कर दिया और चारों दिशाओं में भाग गए। आदित्य सिंह और युविका स्वाभाविक रूप से कार्यवाही करने के लिए बहुत आलसी थे, इसलिए उन्होंने बस उन्हें जाते हुए देखा। छोटे भाई, तुम्हारी गति कुछ दिन पहले की तुलना में बहुत तेज है। क्या तुमने मुझसे लड़ने के दौरान अपनी कमजोरी छिपाने की कोशिश की थी? युविका का शरीर चमका और वो आदित्य सिंह के पास आई और शांति से बोली। युविका की आवाज थोड़ी ठंडी थी, लेकिन आदित्य सिंह इसका आदी था और उसने मुस्कुराते हुए समझाया, बड़ी बहन, मैं अपनी अक्षमता छिपाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? ये सिर्फ इतना है कि मुझे तुम्हारे द्वारा हताशा में अभ्यास करने के लिए विवश किया गया था। मुझे इन पिछले कुछ दिनों में कुछ अंतर्दृष्टि मिली है। मैंने इस तकनीक के कई पहलुओं को पकड़ लिया है जिन्हें मैं पहले केवल आधा अधूरा समझता था, इसीलिए मेरी गति आसमान छू गई है। आदित्य सिंह का स्पष्टीकरण सुनने के बाद युविका ने सिर हिलाया। ये स्पष्टीकरण काफी उचित था। तुम्हारी देह कला काफी अच्छी है। यदि तुम इसका अच्छी तरह से अभ्यास करते हो तो ये भविष्य में मेरी वर्षा अप्सरा पद चाल के बराबर हो सकती है। युविका ने बहुत गंभीरता से कहा और उसकी आंखों में ठंडक कम थी। आदित्य सिंह ये सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और धीरे धीरे सिर हिलाया।
यद्यपि वह अब बहुत तेज था, वो अच्छी तरह जानता था कि उसके और युविका के बीच अभी भी एक अंतर था। आदित्य सिंह नहीं जानता था कि युविका पर स्वर्ग की कृपा थी और 10वां मंच खोलने के बाद उसे दो क्षमताएं मिली, एक थी अंतरिक्ष विस्थापन और दूसरी थी रक्तवंश प्रवर्धन। एक बार अंतरिक्ष विस्थापन सक्रिय हो जाने पर उसकी गति अब की तुलना में 10 गुना अधिक भयानक हो जाएगी, या इससे भी अधिक। रक्तवंश प्रवर्धन तब होता है जब वह अपने रक्तवंश की शक्ति को सक्रिय करती है। एक बार रक्तवंश प्रवर्धन सक्रिय हो जाने पर उसकी रक्तवंश शक्ति लगभग 30% बढ़ सकती है। एक बार 10वां मंच खुल जाने पर विशेष क्षमताएं जीवन भर आपके साथ रहेंगी। उसे जो मिला वह था आत्मसात, जबकि युविका को अंतरिक्ष विस्थापन और रक्त प्रवर्धन मिला। एक बार जब उसकी देह कला वर्षा अप्सरा पदचाल के साथ मिल जाती है तो उससे एक या दो अवस्था ऊपर के लोग भी उसकी गति का मुकाबला नहीं कर सकते। जब तक जीवन मृत्यु का संकट न हो, युविका इन दो तुरुप के पत्तों का उपयोग नहीं करेगी। यह उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है। इस घटना के बाद आदित्य सिंह और अधिक सतर्क हो गया। दोनों ने एक जगह ढूंढी और सुबह होने तक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, फिर कार्यवाही करने का। सुबह होने के बाद दोनों आगे बढ़ते रहे। जब वे एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हुए तो उनके भाव गंभीर हो गए। दूर आकाश में आसुरी ऊर्जा लुढ़क रही थी, आकाश और सूर्य को ढंक रही थी, लगभग आधे आकाश को अस्पष्ट कर रही थी। आखिर यह कौन सी जगह है? यह मेरे पिछले जीवन में जाने गए गुप्त लोक से थोड़ी अलग है। आदित्य सिंह ने अपने मन में तेजी से सोचा, लेकिन उसके पास कोई सुराग नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दक्षिण पश्चिम जैसा दूरस्थ क्षेत्र असुरों की दया पर रहा होगा। आसुरी ऊर्जा से भरे इस तरह के स्थान को असुर पतन स्थल के रूप में जाना जाता है। असुरों की मृत्यु के बाद उनके शरीर में आसुरी ऊर्जा समाप्त नहीं होती है, बल्कि धीरे धीरे उनके शरीर से निकलती है। ये बुरी आत्माएं प्रकृति में एक लंबी अवधि के विकास के बाद ही धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगी। वहां आसुरी ऊर्जा उमड़ रही है। जाहिरा तौर पर बहुत सारे असुरों का पतन हुआ है, जिसके कारण आसुरी ऊर्जा जमा हो गई है। लेकिन इस तरह की जगह पूरी तरह से खराब नहीं है। वहां आसुरी ऊर्जा से संबंधित विभिन्न जड़ी बूटियां उगती हैं, जैसे कि नवपर्णी आसुरी घास, नक्षत असुर पुष्प आदि। यद्यपि इन जड़ी बूटियों पर असुर शब्द है, वे अनमोल हैं। छोटे भाई, चलो चलकर एक नजर डालते हैं, शायद हमें कुछ अप्रत्याशित मिल जाए। युविका आदित्य सिंह के पास खड़ी थी और धीरे धीरे उसे समझा रही थी। उसकी आंखें हमेशा उस स्थान पर टिकी थीं जहां आसुरी ऊर्जा लुढ़क रही थी, और उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक थी। जब आदित्य सिंह ने यह सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह जानता था कि यह वही था जो उसकी बड़ी बहन ने जानबूझकर उसे समझाया था। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया और जाकर एक नजर डालने का निर्णय लिया। वे दोनों उड़ गए और सीधे दूर की ओर बढ़ गए। लगभग एक धूप की छड़ी के बाद वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। इस क्षण उन दोनों के सामने आसुरी ऊर्जा से ढका एक पहाड़ था। इससे पहले कि वे दोनों करीब से देख पाते, उन्होंने दूर में कई तेज के उतार चढ़ाव महसूस किए। आदित्य सिंह और युविका ने एक दूसरे को देखा और उसी समय उनके शरीर हिले और मौके पर ही लुप्त हो गए। कुछ सांसों के बाद 6 आकृतियां वहां दिखाई दी जहां वे अभी अभी खड़े थे। वे शव परीक्षक वज्रेश चौहान, तेजस हुड्डा और अन्य 6 लोग थे। बॉस, क्या आप निश्चित हैं कि गुफा आसुरी ऊर्जा से ढके इस पहाड़ में है? विवेक चड्ढा बोला। किसी कारण से उसे अपने सामने असुर पर्वत के संबंध में अपने हृदय में भय का एक संकेत महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कुछ भयानक था जो उन छहों को निगलने वाला था। शव परीक्षक वज्रेश चौहान की आंखें जल रही थीं और उसने कहा, बेशक कोई भूल नहीं है। कहा जाता है कि इन असुरों को परमगुरु रक्त ज्वाला ने मारा था। उसे एक गंभीर चोट लगी और वह जानता था कि यदि वह चला गया तो वह मर जाएगा, इसलिए उसने यहीं रुकने और अपनी समाधि स्थापित करने का निर्णय लिया। यहाँ की अशुभ आसुरी ऊर्जा से मूर्ख मत बनो, ये कुछ दशकों में ही समाप्त हो जाएगी। शव परीक्षक वज्रेश चौहान के बोलने के बाद उसने अपने हाथ में मानचित्र को नीचे देखा, उसकी मानचित्र से तुलना की और उत्साह से कहा, यह वही है, चलो चलें। शव परीक्षक वज्रेश चौहान ने मानचित्र को दूर रखा और पहले घने जंगल में उड़ गया। तेजस हुड्डा, माधव सिन्हा, विवेक चड्ढा और अन्य लोग भी उछल पड़े और शव परीक्षक वज्रेश चौहान के पीछे पीछे चले गए। जैसे ही 6 लोग चले गए, आदित्य सिंह और युविका प्रकट हुए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और घने जंगल में भी प्रवेश कर गए। आदित्य सिंह और युविका को अदृश्य हुए अभी आधा मिनट ही हुआ होगा कि जयवंत हाड़ा लोगों के एक बड़े समूह के साथ वहां प्रकट हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के वे घने जंगल में उड़ गए। उनके पीछे काले लबादों में 2 लोग प्रकट हुए। आसुरी ऊर्जा से भरे जंगल को देखकर उनकी आंखों में खुशी की चमक दिखाई दी। अचानक उनकी आंखों में आसुरी ऊर्जा उमड़ पड़ी, जिससे खून जैसी लाल रोशनी निकलने लगी।
उन दो काले लबादे वाले व्यक्तियों के अदृश्य हो जाने के बाद कई और आकृतियां प्रकट हुई। उनमें से एक का हाथ टूटा हुआ था और उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वे प्रथम श्रेणी के असुर कक्ष के लोग थे। ये लोग भी बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर उड़ गए। जंगल में दुष्ट आत्माएं इतनी प्रबल थी कि यहाँ की वनस्पतियों में एक विशेष चमक थी। जैसे ही आदित्य सिंह ने जंगल में प्रवेश किया, उसने तुरंत महसूस किया कि आसुरी ऊर्जा उसे घेर रही है और उसके शरीर में घुसने की चेष्टा कर रही है। उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का संचार हुआ, जिससे उसके शरीर के बाहर अपने आप एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का कवच बन गया। बैंगनी ऊर्जा दहन कला अत्यंत शक्तिशाली और पुरुषोचित थी। जैसे ही ये दुष्ट आत्माएं आदित्य सिंह के शरीर के बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा कवच को छूतीं, वे तुरंत हरे धुएं में बदलकर नष्ट हो गईं। युविका के चारों ओर एक धुंधली धुंध थी, जैसे कि वो अंतहीन जलवाष्प से घिरी हो। जैसे ही ये दुष्ट ऊर्जाएं उसके शरीर के चारों ओर की धुंध को छूतीं, वे तुरंत उसी तीव्र गति से पतली होकर नष्ट हो गईं। हालांकि दिन का समय था, फिर भी जंगल में रोशनी मंद थी। दोनों उन 6 लोगों के ठीक पीछे चल रहे थे, उनसे केवल लगभग 1000 फुट की दूरी पर। अचानक युविका की आंखें चमक उठीं और वो उड़कर एक औषधीय जड़ी बूटी के पास पहुंची। ये जड़ी बूटी बहुत विशेष थी, स्याही की तरह काली, और इसकी 7 पत्तियां थीं। सप्तपर्णी आसुरी घास, ये 7वें स्तर की है, युविका ने आदित्य सिंह को समझाया। फिर एक संदूक निकाला और सावधानी से सप्तपर्णी आसुरी घास को उसमें रख दिया। युविका की ठंडी आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी। सप्तपर्णी आसुरी घास अत्यंत उपयोगी है। यद्यपि यह आसुरी ऊर्जा को सोखकर बढ़ती है, लेकिन यह मन शांति गोली बनाने के लिए एक आवश्यक औषधीय सामग्री है। मन शांति गोली कम से कम 6ठे दर्जे की गोली होती है। इस प्रकार की गोली के कई कार्य होते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एकांतवास के दौरान निगलने के बाद यह आंतरिक असुरों के विकास को रोक सकती है। ठीक इसी कारण से मन शांति गोली की आपूर्ति बहुत कम है और इसे खरीदा ही नहीं जा सकता। और अगर कोई सप्तपर्णी आसुरी घास प्रदान कर सके, तो वे शीर्ष रसायन शास्त्री निश्चित रूप से उसकी ओर झुंड में आएंगे और आपके लिए गोलियां बनाने की होड़ करेंगे। आदित्य सिंह ने सप्तपर्णी आसुरी घास के बारे में सुना था, लेकिन अपने पिछले जीवन में उसने केवल इसके बारे में सुना था और इसे कभी देखा नहीं था। उसकी आंखें घूमी, बिजली की तरह चारों ओर का निरीक्षण किया, और उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। बड़ी बहन, देखो, वहां एक और है। आदित्य सिंह को आशा नहीं थी कि उसने भी इसे खोज लिया है, और उसने तुरंत युविका को बताया। युविका ने आदित्य सिंह की उंगली की दिशा में देखा और 8 पत्तियों वाली एक सप्तपर्णी आसुरी घास देखी। 8वें स्तर की सप्तपर्णी आसुरी घास। युविका की आंखें 2 नक्षत्रों की तरह चमकीली थीं, जो उसकी सामान्य उदासीनता से बिल्कुल भिन्न थीं। युविका का शरीर चमका और वह 8वें स्तर की सप्तपर्णी आसुरी घास के पास आई, उसे तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। इसी क्षण हवा के फटने की आवाज सुनाई दी, और एक काली तलवार युविका के बाईं ओर से निकली और बिजली की तरह सामने एक पत्थर में जा घुसी। पत्थर जोर से हिला और स्याही जैसा काला एक काला सांप उन्मत्त होकर अपने शरीर को ऐंठने लगा, फिर अनिच्छा से नीचे गिर गया। तलवार चलाने वाला स्वाभाविक रूप से आदित्य सिंह था। उसे आशा नहीं थी कि वहां एक खूंखार राक्षस छिपा हुआ था, और वह युविका को काटने ही वाला था। युविका शांत दिखी जब उसने एक संदूक निकाला, 8वें स्तर की सप्तपर्णी आसुरी घास को तोड़ा और उसे आदित्य सिंह को सौंप दिया। छोटे भाई, ये तुमने पहले खोजा था, ये लो। आदित्य सिंह ने अपना सिर हिलाया, फिर मुस्कुराया और कहा, बड़ी बहन, आप इसे रख लें। अगर यह मेरे पास रहा, तो ये केवल प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी होगी। युविका ने अपनी ठंडी आंखों से आदित्य सिंह की ओर देखा। आदित्य सिंह के गंभीर भाव को देखकर वह सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सकी और ठीक है, कहा। शायद संतोषजनक फसल के कारण युविका के शरीर में ठंडक थोड़ी कम हो गई। हालांकि वो अभी भी उदासीन दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा गर्मजोशी की एक झलक रहती थी। फिर वे दोनों आराम से आगे चल रहे 6 लोगों का पीछा करने लगे। उनकी आंखें समय समय पर चारों ओर देखती रहीं, और उन्होंने कुछ अच्छी औषधीय जड़ी बूटियां भी उठा लीं। इन औषधीय जड़ी बूटियों का दर्जा आमतौर पर 6ठा या उससे ऊपर का था। युविका इस दर्जे से नीचे की चीजें नहीं चाहती थी। अपने पद और स्थिति के साथ उसके पास सभी प्रकार की दिव्य औषधियां थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह साधारण चीजों को तुच्छ समझती थी। इसी क्षण आगे से भयंकर लड़ाई की आवाज आई। उन दोनों ने स्थिति का जायजा लिया और पाया कि आगे के 6 लोगों का सामना एक शक्तिशाली राक्षस से हो गया था। इस समय वे 6 लोग उस खूंखार राक्षस से भयंकर युद्ध कर रहे थे। आदित्य सिंह और युविका तेजी से पास पहुंचे, फिर छिपने के लिए एक जगह ढूंढी और लड़ाई के मैदान की ओर देखने लगे। मैंने देखा कि 6 लोग विशेष कदम उठा रहे थे और वहां एक विशाल खूंखार राक्षस को घेरे हुए थे। उन 6 लोगों ने वास्तव में एक विशेष संरचना बना ली थी।
ये खूंखार राक्षस काफी विचित्र था, जिसका सिर बाघ का और शरीर तेंदुए का था और उससे एक भयानक तेज निकल रहा था। आदित्य सिंह ने मन ही मन तुलना की और पाया कि उस राक्षस की शक्ति आत्मा विभाजन अवस्था के 8वें या 9वें स्तर के व्यक्ति के बराबर होनी चाहिए, लेकिन उसकी ताकत उसकी शक्ति से भी अधिक भयानक थी। 6 लोगों ने मिलकर धीरे धीरे बढ़त बना ली। इसी क्षण दूर से तेज की धाराएं उड़कर आईं। बस एक पल में लगभग 20 आकृतियां प्रकट हुई। ये जयवंत हाड़ा और उसका दल था। वज्रेश चौहान सहित 6 लोग मूल रूप से सुव्यवस्थित थे, लेकिन जब उन्होंने जयवंत हाड़ा और उसके समूह के आगमन को महसूस किया तो सबसे कमजोर साधना वाला जोरावर फड़के तुरंत प्रभावित हो गया। 6 लोगों ने मूल रूप से एक संरचना बनाई थी, लेकिन जैसे ही जोरावर फड़के प्रभावित हुआ, दोष रहित संरचना तुरंत टूट गई। राक्षस की एक जोरदार दहाड़ के साथ जोरावर फड़के और भूपेंद्र चौधरी सीधे राक्षस द्वारा दूर फेंक दिए गए। उनके मुंह से खून की उल्टी हो रही थी। वज्रेश चौहान, तेजस हुड्डा और अन्य लोग चौंक गए और एक के बाद एक पीछे हट गए। उस खूंखार राक्षस से लड़ने की हिम्मत नहीं कर सके। माधव सिन्हा और अन्य की आंखों में क्रोध था। उन्होंने जयवंत हाड़ा और अन्य को घृणा से घूरा। उनकी आंखों में जान लेने की इच्छा थी। अगर यह समूह अचानक प्रकट नहीं हुआ होता तो ये खूंखार राक्षस उन 6 लोगों का सामना नहीं कर पाता। हा, बॉस वज्रेश चौहान, ऐसा लगता है कि आप इस राक्षस का सामना नहीं कर सकते। क्या आप चाहते हैं कि हम भाई एक साथ आकर आपकी सहायता करें? जयवंत हाड़ा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में उपहास का भाव था। जब खूंखार राक्षस ने इतने सारे लोगों को अचानक प्रकट होते देखा तो उसने सीधे उन पर झपटने की हिम्मत नहीं की। उसे जयवंत हाड़ा और अन्य लोगों से संकट की एक प्रबल भावना महसूस हुई। बॉस वज्रेश चौहान ने थोड़ी त्योरियां चढ़ाई, फिर ठंडे स्वर में कहा, जयवंत हाड़ा, हम पहले से ही गुप्त लोक में हैं, तुम अभी भी हम 6 लोगों का पीछा क्यों कर रहे हो? जयवंत हाड़ा बॉस वज्रेश चौहान की बात सुनकर हंसने से खुद को रोक नहीं सका। एक पल के बाद वह बोला, बॉस वज्रेश चौहान, क्या आप सच में सोचते हैं कि मुझे नहीं पता कि यह सिर्फ गुप्त लोक का बाहरी इलाका है? असली गुप्त लोक इस मायावी पर्वत के भीतर है और यह अभी तक खुला नहीं है। मैं अंधेरे में छिप सकता था, तुम्हारे राक्षसों से लड़ने का इंतजार कर सकता था और फिर मैं लाभ उठा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय मैं सामने आया क्योंकि मैं सच में तुम्हारे साथ काम करना चाहता था। चलो हम मिलकर असली गुप्त लोक को खोलें ताकि कोई और परेशानी ना हो। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आप इसकी सराहना नहीं कर रहे हैं, तो मैं अपने लोगों को लेकर थोड़ा पीछे हट जाता हूं ताकि आपके और राक्षस के बीच की लड़ाई में बाधा ना बने।